रचे हुए वेद के मंत्रों के उच्चारण ऋचा कहलाते हैं। और जब हम ऋचा शब्द के बारे में सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क पटल पर मंत्रोच्चारण से मिलने वाली शांति, आध्यात्म, दर्शन, पवित्रता ये सब उभर कर सामने आते हैं अपने नाम के ही अनुरूप। जी हाँ, आज की हमारी जो अतिथि कवयित्री हैं ऋचा जैन जिंदल, उनकी कविताओं में भी रिश्ते, अध्यात्म, दर्शन, सामाजिकता सभी विषयों की ओतप्रोतता दिखाई देती है तथा उनकी कविताओं में एक शांति का एहसास होता है। यह अपने अनुभवों को अपनी कविताओं में जीती है। जी हाँ, ऋचा जी जो कि इंजीनियरिंग करने के बाद में लगभग 10 वर्षों तक आईटी में कार्यरत रही, जर्मन भाषा में अध्यापन कर चुकी हैं और उनकी जर्मन भाषा में लिखी बाल पुस्तक 2014 में प्रकाशित हो चुकी है। उनकी प्रथम कविता संग्रह जीवन व्रत व्यास रचाएं भारतीय उच्चायोग लंदन से सम्मानित है एवं भारतीय ज्ञानपीठ से जनवरी 2020 में प्रकाशित हो चुकी है। यह एक नव सृजन की उम्मीद को जगाती कविताओं का संग्रह है। संग्रह की जो प्रथम कविता है उबंटू, उसमें मैं से हम तक की यात्रा देखी जा सकती है। इस कविता में ही उनके एक स्वतंत्र स्वर व अलग तेवर का एहसास होता है। तो मैं विश्व रंग के मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ ऋचा जैन जी जिंदल को, और उन्हीं के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अरुणा अजित सरिया को, जो उनकी कविताओं के संग्रह जीवन व्रत व्यास रचाएं उनके ऊपर समीक्षा करेंगी। अरुणा अजित सरिया जी, उनके बारे में जितना कहा जाए वो बहुत कम है। वो हिंदी के हर क्षेत्र में पारंगत हासिल है उनको। उन्होंने हिंदी उपन्यास पर शोध कार्य करके पीएचडी प्राप्त की और फ्रेंच भाषा में डिग्री प्राप्त की। फिर शिक्षण के लिए उन्हें एमबीई से सम्मानित किया जा चुका है। ब्रूनेल विश्वविद्यालय के अंतर्गत पीजीसीई का परीक्षण प्राप्त है और अभी हाल फिलहाल वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की अंतरराष्ट्रीय शाखा में हिंदी की मुख्य परीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। तो मैं विश्व रंग के मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ ऋचा जी जैन जिंदल को और डॉक्टर अरुणा अजित सरिया को। आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। रंगों में रंग होते हैं, छुपे रंगों में कुछ और रंग। कुछ कूचियां यूं छिड़कती हैं कि ना दिख के भी रंगों की सारी तहें महसूस हो जाती हैं। विश्व रंग 2020 के इस प्रतिष्ठित मनोहर मंच पर मेरे प्रथम काव्य संग्रह के कुछ छींटे अरुणा जी की सुघड़ सधी कूची से निकले। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि कोई देख रहा है। समय समय पर पीठ थपथपा जाएगा, माइक थमा जाएगा। इससे ज्यादा प्रोत्साहित और आश्वस्त करने वाली बात किसी भी रचनाकार के लिए क्या हो सकती है। वातायन के वातायन से झांकती उन सभी आंखों का अपार आभार। विश्व रंग असीम आभार। दो छोटी छोटी कविताएं पढ़ रही हूं अपनी किताब से। पहली कविता है हो निर्भया। हो निर्भया। जानती हो, प्रताड़नाएं कई तरह की होती हैं। कुछ परिभाषित, बहुत सी अपरिभाषित। चिर परिचित निश्चित ही, पर परिभाषा ज्ञात नहीं। डूबे हुए हैं शब्द मन कुइयों में सदियों से। बाल्टी से नहीं खींचे जाएंगे ये, न रस्सी इतनी लंबी है, न गरारी में वो ताकत। ये तलहटी में है, खुद डुबकी लगानी होगी, भर लाना होगा अपने चुल्लू में और छिड़क देना होगा इस प्रदूषित हवा में गंधोदक की तरह। तो पार्वती की पारो की पीयू की निश्चल कुलाचें, दांतों की चमक सींच पाएंगी धरती का बिंधा सीना, सी पाएंगी छिन्न भिन्न आकाश। हो निर्भया। दूसरी कविता है व्यास। वृत्त की त्रिज्या नहीं तुम, वृत्त की त्रिज्या नहीं तुम, उखाड़ डालो खूंटे को।
नाप ली परिधि बहुत, सिच गया अब क्षेत्र भी। चौखट से निकलकर ये सड़क चांद तक जाती। अपनी बात शुरू करने के पहले विश्व रंग और वातायन के प्रति मेरा आभार, जिन्होंने मुझे अपनी बात साझा करने का मौका दिया है। आज मैं ऋचा जैन के नए और प्रथम काव्य संग्रह जीवन वृत्त व्यास ऋचाएँ के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। ऋचा जैन का यह प्रथम काव्य संग्रह है, जिसकी पांडुलिपि को लंदन में भारत के उच्चायोग की ओर से डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी अनुदान योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाने के बाद भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रकाशित किया है। साहित्य की सभी विधाओं में मैं कविता को आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में सबसे अधिक सक्षम मानती हूँ। गद्य रचना करते समय लेखक अपने से इतर के साथ जुड़ता है, पर जब वह अपने अंतर्मन से साक्षात्कार करता है, तभी कविता का जन्म होता है। अपनी रचना की प्रेरणा के विषय में ऋचा का कहना है, मैं बिखरी हुई थी, अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न शब्दावलियों को मारती रहती थी टक्कर। सिर में दर्द, मन बेचैन, हिंदी जरूरत बन गई और कविता सुकून। उनके लिए कविता लिखना अपने तिनके तिनके फैले जीवन को बुहारने की एक कोशिश है। षड्यंत्र शीर्षक कविता में इस भावना को अभिव्यक्त करती हुई वो कहती हैं, शब्द सताते रहे सालों साल, बिखरते रहे एक मायावी जाल, खुद से बातें करना, खाली दृश्य देख मुस्काना, अकथनीय पर झुंझलाना, उन्मत्त सी रहने लगी जब तक कि मैंने लेखनी नहीं उठाई। इस संकलन में 62 कविताएं हैं और उनमें विषय की विविधता के साथ उनके व्यक्तित्व की मुहर लगी हुई है। पहली कविता उबंटू की ऋचा ने एक अफ्रीकी प्रतीक के द्वारा अपनी जीवन दृष्टि सूत्र रूप में प्रस्तुत की है। उबंटू अर्थात मैं हूँ क्योंकि तुम हो, तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, जो सब हूँ सब हैं तो मैं हूँ। इस संकलन की कविताओं में विषय वस्तु, मनस्थिति और चिंतन की विविधता है। कुछ कविताएं पारिवारिक संबंधों के महोत्सव मनाती हैं, तो कुछ स्त्री विमर्श और स्पेशल नीड के बच्चों की मानसिक स्थिति से उत्प्रेरित सामाजिक चेतना को जगाती हैं। कभी प्रौद्योगिकी से संबंधित शब्दावली के प्रतीक द्वारा छोटे रूप में अपनी बात कही गई है, और कभी इन सब से परे बचपन की खट्टी मीठी यादें ताज़ी हो आई हैं। विषय चाहे जो भी हो, उन सब की एक सामान्य विशेषता अपने परिवेश की धरती से जुड़े रहना है। इस दृष्टि से प्रत्येक कविता अनूठी है, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए मैं कुछ गिनी चुनी कविताओं के बारे में आपसे साझा करते हुए बताऊंगी। पारिवारिक संबंधों की कोटि में सबसे भावप्रवण कविता माँ कहीं नहीं जाती है। कविता की भावभूमि माँ के ममत्व से वंचित मन है, जो उसके अभाव के दंश को सकारात्मकता में बदल देता है। क्योंकि माँ शारीरिक रूप से उपस्थित न होने पर भी अंतर्मन में एक एहसास बनकर बसी हुई है। वे कहती हैं, माँ कहीं नहीं जाती, माँ हमेशा साथ रहती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि माँ अब नहीं, माँ चली गई, और इस ख्याल से ही आंख से एक बूंद छलक जाती है और दूजे ही पल एक अंगुली खुद ब खुद उठ जाती है उसे हटाने, और माँ आ जाती है हथेलियां बनकर और मेरी आंखों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक अच्छी तरह से पोंछ जाती है। हाथों की लकीरों में, पलकों के तलुओं, पाँव के तलुओं में, माथे की शिकन में, बढ़ते नाखूनों में,
गालों की छूती हुई किरणों में, बालों को सहलाती हवा में, दिखती नहीं पर माँ होती है। प्रस्तुत कविता के बिंब विधान में शरद ऋतु की सुबह की धूप पर पड़ी ओस पर नंगे पांव चलने के अनुभव की सी ताजगी है, जो तन और मन ही नहीं, आंखों को भी शीतल कर देती है। पारिवारिक संबंधों की श्रृंखला में दूसरी कविता रक्षाबंधन पर लिखी गई है। धागों का मौसम में हर बहन की भाई से जुड़ाव की संवेदना को शब्दबद्ध करते हुए ऋचा लिखती हैं, फिर धागों का मौसम आया, भाई तू फिर याद आया। यादों के धागों की जैसे रील सी खुलती जाती है, हरी गुलाबी नीली पीली चमकीली सतरंगी यादें मन के इस ढीले कपड़े को फिर कस के सी जाती है। धागों के प्रतिमान से संबंधों को पक्का करने की कल्पना का एक पूरा चित्र बनाने में समर्थ है। इस तरह के शब्द चित्र उकेरने की कला कविता को संप्रेषणीय और प्रभावी बनाती है। स्त्री विमर्श की कविता में ऋचा ने स्त्री जाति के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह के लिए आक्रोश की विस्फोटक पुकार दी है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण गर्भ में पनपती कन्या के भ्रूण की पुरुष समाज को दी गई चुनौती है। सुनिए, सुनो, मैं भूत बनकर आऊंगी, तुम्हें क्या लगता है? मुझे गर्भ से गिरवा दिया तो मैं चली जाऊंगी? नहीं, मैं भूत बन जाऊंगी, तुम्हें तुमसे ही डराने के लिए तुम्हारे वीर्य में बस जाऊंगी। बचपन की यादों को पुनः जीने के प्रसंग और उनके अनुभव स्वयं अपना बचपन ही याद दिला देते हैं। एक खट्टी यारी है इमली से, 2-4 उछलने का पर हाथ आती थी, आज भी यही हाल है, पर स्वाद ऐसा निराला कि बीज भी मुंह से निकाला नहीं जाता। बचपन के खेल कभी खट्टी यारियों के बिना पूरे हुए हैं भला? वो बच्चा शीर्षक कविता में मानसिक रूप से अविकसित स्पेशल नीड के बच्चे की संवेदना को स्वर दिया है, जो आजीवन नॉर्मल बनना चाहता है पर बन नहीं सकता। वो बच्चा जो मुझसा ही है पर मेरे जैसा नहीं। मुझसे अलग जो था वो, मैं चलता गया, बढ़ता गया, पढ़ता गया। उसने चलना चाहा पर ज्यादा चल न सका, 4 दीवारी से ही सिमट गया। उसने बढ़ना चाहा पर बढ़ बच्चा ही रहा। उसने पढ़ना चाहा पर पढ़ न रह सका। इस कविता में बच्चा ही रहा उस बच्चे की मनस्थिति को बताता है जो अविकसित ही रह गया, और मुझसा ही है पर मेरे जैसा नहीं कहकर ऋचा ने मानसिक रूप से असामान्य बच्चे की वास्तविकता को 2 शब्दों के हेरफेर से इतना स्पष्ट कर दिया है। अल्पतम शब्दों में अधिकतम भावों की अभिव्यक्ति का यह एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है। उनकी भाषा में संवेदना वहन करके पाठक तक संप्रेषित करने की सामर्थ्य है। उनके बिंब विधान शब्द चित्र बनाकर उनके कथ्य को पारदर्शी बनाते हैं। ऋचा का यह पहला काव्य संग्रह है जो भविष्य में आने वाली उनकी रचनाओं के प्रति आश्वस्त करता है। वे इसी तरह से भावप्रवण रचनाएं करती रहें, इस स्नेह भरी शुभकामना सहित मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। नमस्कार। विश्व रंग के मंच पर मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कादम्बरी जी मेहरा को। कादम्बरी जिसका पर्याय है सरस्वती, जो कि इनके जिह्वा पर विराजमान है, और कादम्बरी का पर्याय है कोकिला, जो कि इनकी वाणी में है, मिठास से भरपूर। कादम्बरी जी का नाम ब्रिटेन के उन प्रवासी कथाकारों के साथ लिया जाता है जिन्होंने पिछले दशक में अपनी उपस्थिति से हिंदी साहित्यकारों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। काफी लंबे समय अंतराल के बाद में अब फिर से कहानी और उपन्यास की दुनिया में इन्होंने प्रवेश किया है। उनके चर्चित पुस्तकों में शामिल है 5 कहानी संग्रह और शोध है चाय की विश्व यात्रा, और एक उपन्यास निष्प्राण गवाह, जिसकी समीक्षा करेंगी आज डॉक्टर शन्नो अग्रवाल। शन्नो जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी, इन्होंने हिंदी युग्म के लिए बाल रचनाओं से अपने लेखन की शुरुआत की।
इनके 2 काव्य संग्रह हैं, रोशनदान और ओस, जो कि प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी रचनाएं रश्मि प्रभा द्वारा संपादित काव्य संग्रह खामोश, खामोशी और हम में सम्मिलित है। प्रख्यात लेखक दयानंद पांडे जी की पुस्तकों पर इनकी समीक्षाएं प्रकाशित हुई। प्रख्यात प्रवासी लेखिकाओं पर भी इन्होंने काफी समीक्षाएं लिखी हैं। तो मैं कादम्बरी जी मेहरा और उनके साथ शन्नो अग्रवाल दोनों को आमंत्रित करती हूँ। आपका दोनों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। आदरणीय पद्मेश जी, दिव्या माथुर जी एवं विश्व रंग की कार्यकारिणी ने मुझे इस उत्सव में निमंत्रित करके जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आप सबकी हृदय से आभारी हूँ। मैं पिछले 20 वर्षों से लेखन में सक्रिय हूँ। मेरी चयनित विधा कहानियाँ हैं। 2 वर्ष पूर्व मैंने अपनी एक रहस्य कथा को, जो बहुत लंबी हुई जा रही थी, उपन्यास की तरह लिखा। इस वर्ष शिवना प्रकाशन ने उसे छापा और ये बहुत जनप्रिय हुआ। इसका नाम निष्प्राण गवाह है और ये अमेज़न पर उपलब्ध है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आप आज मेरे लेखन पर श्रीमती शन्नो अग्रवाल अपना मंतव्य आप सबके सम्मुख रखेंगी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अवसर मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद। किसी भी देश में अन्य देशों से आकर बसने वाले लोग उस देश के लोगों की सामाजिक परिस्थितियों, संस्कृति, मानसिकता और जीवन शैली से जल्दी ही परिचित हो जाते हैं। पश्चिमी देशों में बसे हिंदी भाषा के लेखकों की रचनाओं में इसका रेखांकन अच्छी तरह देखने को मिलता है। यूके में रहने वाली लेखिका कादम्बरी मेहरा की रचनाएं भी इसका अपवाद नहीं हैं। यहाँ के जीवन पर वो अच्छी पकड़ रखती हैं। कादम्बरी जी मुख्यतः कहानीकार हैं। आज मैं उनके पहले उपन्यास निष्प्राण गवाह के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। इस उपन्यास में वो एक रहस्यात्मक हत्या का विवेचन करती हैं, जिसमें मार्टिन नाम की एक आदमी ने अपने भविष्य को शांतिपूर्वक जीने के लिए एकांत में समुद्र के किनारे घर खरीदा। घर जर्जर व पुराना है। प्रकृति के सानिध्य में पक्षियों की चहक सुनते हुए वो उस घर की मरम्मत करता है। जल्दी ही वो अपने आसपास के पड़ोसियों से हिल मिल जाता है और एक सुहाने दिन वो मित्र मंडली के संग पार्टी रखता है। समुंदर के किनारे अलाव जलाकर बारबेक्यू करता है, मगर पार्टी के थोड़ा पहले रेत में ठोकर खाकर गिर जाता है। जिस भारी वस्तु से टकराता है वो कारपेट में लिपटी एक स्त्री की लाश है, जिसका अब केवल कंकाल ही बचा है। मार्टिन के सपनों की दुनिया का यहीं पर अंत हो जाता है और शुरू होती है एक अनछुई रहस्य कथा। दक्षिण लंदन के शांत वातावरण में एक सुंदर बीच हाउस की तस्वीर बिखर कर चूर चूर हो जाती है और अपराध की भयानक दुनिया में बदल जाती है। मार्टिन के घर पर पुलिस का ताला जड़ दिया जाता है और वो वापस लंदन की शोर भरी जिंदगी में लौट जाता है। इस उपन्यास में लेखिका ने इंग्लैंड के समाज में आम आदमी की वास्तविक स्थिति को बखूबी उभारा है। 10-12 वर्ष पूर्व हुई इस हत्या को सुलझाने का कार्यभार वरिष्ठ जासूस जिमी डंकन को सौंप दिया जाता है। मृतका का कोई पहचान करने वाला नहीं आता है। ऐसे में हत्यारे को ढूंढ निकालना असंभव कार्य है। फिर भी वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर जिमी डंकन अनेक सूत्रों की जुगाड़ कर ही लेता है। उसकी तहकीकात में अनेकों किरदार जुड़ते जाते हैं। उनकी विविधता और मृतका से जुड़ाव आदि इस कथा को और भी रोचक बनाते चलते हैं। कहानी में कुछ विशेष मुद्दे उठाए गए हैं। नव युवाओं का धन और विलासिता के प्रति आकर्षण अक्सर उनको अनजाने ही अपराध व पतन की ओर ले जाता है। सही मार्गदर्शन से वो बच भी जाते हैं, मगर सहपाठियों के संग तुलना
व स्पर्धा, आपसी यौन आकर्षण आदि गलत राह के कारण बन जाते हैं और कहीं कोई सामाजिक दरिंदा उनको अपराध के चक्रव्यूह में फांस लेता है, जिससे निकलना मुश्किल होता है। नवयुवाओं की निर्भीकता, माँ बाप की उपेक्षा, टूटे हुए दाम्पत्य जीवन आदि कुछ ऐसे कठोर तथ्य हैं जिनसे ऊब कर बच्चे ड्रग के शिकार हो जाते हैं। स्वतंत्रता की चाह में छोटी मोटी नौकरी करके मजे लूटने की प्रवृत्ति धीरे धीरे पकती जाती है, जिसका कई बार घातक अंत होता है, जिसका कोई निदान नहीं। युवतियों में वेश्यावृत्ति, धन के कारण पति बदलना आदि कुरीतियां बच्चों को सुरक्षा व प्रेम से वंचित कर देती हैं। समाज के भूखे भेड़िए कैसे किसी की गरीबी और मजबूरी का फायदा उनको अपने चंगुल में फंसाकर उठाते हैं, ये सब खुलकर लेखिका ने दर्शाया है। पाठक की उत्सुकता का पूरा ध्यान रखते हुए लेखिका ने कथानक को ऐसे बनाया है कि अपराध साबित होने से पहले कोई अपराधी ही नहीं लगता। यद्यपि यह दुनिया गुनाहों के देवताओं से भरी हुई है, भले और भोले लोगों के लिए कदम कदम पर खतरों के जाल बिछे हुए हैं। अपराधी कितना निर्मम हो सकता है, इसका अनुमान इस उपन्यास के कथानक से साबित होता है। 10 वर्ष पुराने केस की तहकीकात करना बेहद कठिन कार्य है इंस्पेक्टर डंकन के लिए। जैसे जैसे एक एक सूत्र मिलता जाता है, मृतका से जुड़े लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, मगर जिमी डंकन ऊबता नहीं है। बहुत बार लोग अपना मुंह खोलने से डरते हैं। किरदारों के सामाजिक मूल्य भी अपने अपने व्यवसाय और आर्थिक स्तर के कारण भिन्न भिन्न हैं। उनको एक ही मापदंड से नहीं तोला जा सकता। सभी का संक्षिप्त आंकलन उपन्यास को अत्यंत रोचक बनाता है, लेकिन लेखिका निर्लिप्त भाव से उनको स्वीकारात्मक बनाती हैं। उनके अपराध उनकी मजबूरियों से उपजे हैं और इसलिए क्षमा कर दिए जाते हैं। कहानी के कई प्रसंग हृदयग्राही हैं। नायिका तो मर चुकी है, मगर इस कहानी की प्रमुख पात्र या कहें सहनायिका अभी अपनी व्यथा से जूझ रही है। जिमी डंकन एक मूल प्रश्न उससे पूछता है, जिस पुरुष ने तुमको इतना त्रास दिया, उसकी निशानी को तुमने सीने से लगाकर पाला छोड़ क्यों नहीं दिया? मत भूलो इंस्पेक्टर, मैं भी एक त्याज्या औलाद थी। और वो आगे कहती है, 2 अनुभव शब्दों से परे हैं और वो दोनों पुरुष जनित हैं। एक धोखे का दंश और दूसरा नवजात का मोह। इस उपन्यास में यह संवाद पूरे स्त्री विमर्श का सारांश है। प्रेम का उदय और अंत दोनों को परिभाषित करता है। पुरुष के धोखे को सहना सबसे मुश्किल काम, पर ममता का उदय, जानो प्रेम की पराकाष्ठा, स्त्री की संपूर्णता। अपराध से संबंधित मामला कितना भी जटिल हो, लेकिन जिमी जैसे लोग अपनी कार्य क्षमता, लगन और चातुर्य से अपराध की जड़ खोदने में सक्षम हो ही जाते हैं, और जब तक केस सुलझा नहीं लेते तब तक चैन की सांस नहीं लेते। शुरू में तमाम प्रयासों के आधार पर सूत्र भी मिल जाते हैं, मगर कहानी उलझती जाती है। कई बार कड़ियाँ जुड़ते जुड़ते टूट जाती हैं और मामला वैसा का वैसा ही रह जाता है। ऐसे में पुलिस अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाती और हताश होकर केस को बंद कर देती है, मगर डंकन को तब तक चैन की नींद नहीं आती जब तक वो हत्या की तह तक नहीं पहुंच जाता। कहानी लिखते समय अंत तक गोपनीयता बनाए रखना बहुत जरूरी है, जिसे लेखिका ने बखूबी निभाया है। केवल यही नहीं, अंत भी पाठक की कल्पना और अनुमान के बहुत विपरीत और चौंकाने वाला है। आखिर में जिमी का अथक परिश्रम अपराधी को कटघरे में लाकर खड़ा कर देता है। उपन्यास का समापन बड़े कौशल से किया गया है। इसकी लेखिका कादम्बरी मेहरा की कल्पना शक्ति को नमन। अभी मैं विश्व रंग के मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ एक ऐसी कवयित्री को जो कि बहुत ही सरल, सहज, मनमौजी और जिसके चेहरे पर एक सदैव स्नेहिल मुस्कान रहती है।
बिल्कुल सटीक बोलती हैं और सत्य बोलती हैं, थोड़ी बेपरवाह हैं पर व्यवहार की बहुत अच्छी हैं, हमेशा अच्छी राय देती हैं और एक बड़ी बहन की तरह हमेशा साथ रहती है। जी हाँ, वो और कोई नहीं, शिखा वार्ष्णेय है, जो कि एक स्वतंत्र लेखिका हैं, एक अच्छी कवयित्री हैं, स्वतंत्र स्तंभकार प्रस्तोता हैं और वातायन यूके की कोषाध्यक्ष हैं। उनका एक यात्रा संस्मरण और एक कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है। उनके ब्लॉग्स स्पंदन और भुक्कड़ घाट भी खासे प्रचलित हैं। उनका रसोई चिंतन, जिसके बारे में तो कहने ही क्या, वो कभी जिंदगी की तुलना जलेबी से करती है तो कभी दही बड़े से। उनकी लेखनी अनूठी और दमदार है, जब भी लिखती है नए संसार की एक नई वातायन को खोल देती हैं। उनकी रचना देशी चश्मे से लंदन डायरी साप्ताहिक स्तंभों का संकलन है, जिसके बारे में आज समीक्षा करेंगी मनीषा जी कुलश्रेष्ठ और मधु चौरसिया। मनीषा जी कुलश्रेष्ठ, जो कि प्रतिष्ठित और पुरस्कृत और लोकप्रिय लेखिका हैं। उनकी कहानी संग्रह कठपुतलियां, कुछ भी तो रुमानी नहीं, बॉनी हॉथी परछाई, केयर ऑफ स्वाद घाटी और उपन्यास शिगॉफ, पंचगन्या और शाल भंजिका विश्व प्रसिद्ध हैं। अंग्रेजी साहित्य के अनुवाद के अलावा स्वतंत्र लेखन और इंटरनेट की पहली हिंदी वेब पत्रिका हिंदी नेस्ट का 10 वर्षों से ये संपादन कर रही हैं। उन्हीं के साथ मधु चौरसिया, जो कि एक अनुभवी और यशस्वी पत्रकार हैं। अब तक भारत में रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद, जी न्यूज आदि जैसी अनेक प्रतिष्ठित मीडिया हाउस में कार्य करती रही थी और अब हमारे इंग्लैंड को धन्य कर रही हैं। आजकल यहाँ निवास है इनका और ये दोनों देसी चश्मे से लंदन डायरी पर अपने समीक्षात्मक संक्षिप्त व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ शिखा जी वार्ष्णेय, मनीषा जी कुलश्रेष्ठ और मधु जी चौरसिया। आप तीनों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। विश्वरंग यूके के आयोजन में शामिल होना सौभाग्य की बात है। मैं आभारी हूँ इसके आयोजकों की, जो मुझे ये शुभ अवसर प्रदान किया। विशेष आभार मनीषा कुलश्रेष्ठ जी, मधु चौरसिया का, जो मेरी पुस्तक पर सारगर्भित और महत्वपूर्ण चर्चा कर रही हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शिखा वार्ष्णेय को मैं तब से जानती हूँ जब वो ब्लॉगर थी और उन्होंने रूस डायरी पर अपने कुछ आलेख लिखे थे और लेखिका की गहरी समझ और सूक्ष्म दृष्टि ने मुझे आकृष्ट किया। और जब इनकी लंदन डायरी आई तो मैं इसे खरीदे बिना रह न सकी। इस किताब में पर्यटकों वाला लंदन नहीं है, इसमें वो लंदन है जिसमें रहकर दिन ब दिन जिया जाता है या जिया जा रहा है। उस लंदन की हलचलें जो राजनीतिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, अप्रवासियों को लेकर भी हैं, तो वो जो हलचलें हैं और वो जो बदलाव है, जो वहाँ रह रही लंबे अरसे से जो पीढ़ियां हैं, उन्होंने जो बदलाव देखे हैं, उन सारी चीजों को, वहाँ के पर्यावरण को, वहाँ के वातावरण को शिखा इस किताब में पकड़ती हैं। शिखा उस लंदन को पकड़ती हैं जहाँ छोटी छोटी रोचक चीजें भी होती हैं, जहाँ रहने वाले भारतीय प्रवासियों के, युवाओं के आगे समस्या भी आती हैं। वो बहुत अलग ढंग से वहाँ के माहौल और आसपास के परिवेश को भी अपनी इस डायरी में लाती हैं, जिसमें पड़ोसी होते हैं, जिसमें जंगल से शहरों में चली आई लोमड़ियां भी होती हैं। तो ब्लूटूथ कानों पर लगाए जैज और रॉक सुनते हुए उन भारतीय युवाओं के बदलते हुई रुचि में शामिल होते मोहम्मद रफी भी हैं। कविता कहानी से इतर डायरी की तरह लिखी गई मजेदार हकीकत बयान करती हुई और अपने नाम को सार्थक करती हुई देसी चश्मे से लंदन डायरी आपको कई नई जानकारियां पकड़ाती चलती है। और जब आप कहानी और कविता का ठोस और ठस स्वाद बदलना चाहें तो पढ़िए जरूर ये किताब, क्योंकि ये सपनीले लंदन की बदलती करवटों को बहुत रोचक और सटीक ढंग से पकड़ती है। और मैं इस किताब को पढ़ने की पैरवी जरूर करूंगी। और ये किताब निसंदेह मुझे बहुत पसंद आई थी और इस किताब ने मुझे बहुत दिनों तक लंदन के बारे में एक अलग ढंग से सोचने पे विवश किया था। धन्यवाद।
देशी चश्मे से लंदन डायरी। शिखा वार्ष्णेय की इस किताब का नाम ही इतना रोचक है कि पाठक इसे अपने दिल के करीब पाते हैं। इस डायरी नुमा लेख को पढ़ते वक्त पाठक खुद को लंदन की जीवन शैली में महसूस करते हैं। यह किताब लंदन के परिवेश का आईना है, तो वहीं इसे भारत की पृष्ठभूमि से भी बखूबी जोड़ा गया है। लेखिका ने एक सजग पत्रकार की भांति इसके हर पहलू को छुआ है। रोजमर्रा की जिंदगी में घटित घटनाओं को देखने का उनका नजरिया उन्हें आम लेखकों से अलग बनाता है। किस्से कहानियों से हटकर वो तत्काल घटित घटनाओं को उजागर करती हैं, जिसमें सामाजिक मुद्दे भी होते हैं और इंग्लैंड जैसे देश का दर्पण भी होता है। उनके लेख में त्योहार है तो चुनाव भी है, अवसाद है तो उल्लास भी है। हर उम्र वर्ग, हर कार्यक्षेत्र के लोगों की समस्याओं को अपनी लेखनी में उकेरा है उन्होंने। बीच बीच में आंकड़ों का समावेश लेखनी को और पुख्ता बनाते हैं और ऐसा लगता है जैसे लेखिका ने कोई भी मुद्दा उठाने से पहले इस विषय पर स्वयं रिसर्च किया हो। उनके इस आलेख में राजघराना है तो ट्यूब में यात्रा करती आम जनता भी है, एकांकी बुढ़ापा है तो बेरोजगार युवा वर्ग की समस्याएं भी हैं, चकाचौंध भरी जिंदगी है तो प्रवासियों पर आलोचनात्मकता भी है। हाईटेक होती पीढ़ी के बीच हिंदी और हिंदी गानों के प्रति शिखा जी का प्रेम विदेशी भूमि पर भी झलकता है। उनके आलेख में एशियाई अभिभावकों की शिक्षा को लेकर अपने बच्चों के प्रति पनप रही चिंता भी है। मंदी की मार, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन, हिंदी गीतों का दौर, स्कूल बस का महत्व, कितना महंगा पड़ सकता है मजाक, घर बन जाते हैं फास्ट केयर और पुस्तकालय ऐसे भी जैसे विषयों पर उन्होंने समसामयिक मुद्दे उजागर किए हैं। तो पुरानी साख व गौरवपूर्ण इतिहास, अंधविश्वास की व्यापकता, ब्रिटेन का राजघराना और चुनावी प्रक्रिया पर बेबाकी से अपनी कलम चलाई है। बीच बीच में एक साहसी पत्रकार की भांति वो पाठकों से तलख प्रश्न भी पूछती हैं, तो वहीं कई आलेखों में वो मुद्दों के जवाब भी तलाशने की कोशिश करती हैं। यह किताब लंदन के जीवन शैली को दर्शाने वाली बेहद सराहनीय पहल है। कुल मिलाकर उनकी यह किताब अपने आप में संपूर्ण विषयों का समावेश है। रोचक भाषा शैली शुरू से अंत तक पाठकों को बांधे रखती है। इस किताब के बारे में गीता श्री लिखती हैं, शिखा की पैनी दृष्टि है वह इस शहर को, समाज को बहुत मोहक बनाने या दिखाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि यथार्थवादी दृष्टि और निस्संग होकर समाज को परखना भी एक कौशल है। इस किताब के बारे में मनीषा कुलश्रेष्ठ ने क्या खूब कही है, इसमें पर्यटकों वाला लंदन नहीं है, इसमें वो लंदन है जिसमें रहकर दिन ब दिन जिया जा रहा है। अभी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं विश्व रंग के मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ शैलजी अग्रवाल को, जो कि बहुत ही धीर, गंभीर, सरल और सहज महिला है तथा हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हिंदी के हर क्षेत्र में इनका आधिपत्य है। ये 1968 से ब्रिटेन में रह रही हैं तथा अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की है और संस्कृत और चित्रकला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। सितार और भरतनाट्यम में भी ये प्रशिक्षित है। 2007 से नियमित निकलने वाली द्विभाषीय मासिक ई पत्रिका लेखनी की संपादिका है, जिसके अब तक 147 अंक निकल चुके हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ कि हिंदी के हर क्षेत्र में इनका आधिपत्य है, तो इनके निबंध, कहानी, संस्मरण, कविताएं, लघु कथा, हाइकू और बाल साहित्य की रचनाएं पत्रिका संकलनों में प्रकाशित और अनुवादित है। इनकी पुस्तकें हैं समिधा, जो कि काव्य संग्रह है, ध्रुव तारा और बसेरा कहानी संग्रह है, लंदन पाती निबंध संग्रह है। इसके अतिरिक्त इन्होंने पुष्किन और पावलो नेरुदा की कुछ कविताओं का अनुवाद भी किया है। आज इनकी कविता जिजी के कुछ अंश का प्रस्तुतिकरण करेंगी पूनम जी देव, जिनको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। पूनम जी देव ये एक उभरती हुई गजल गायिका है और इनको बागवानी का बहुत शौक है। तो मैं शैलजी अग्रवाल और पूनम जी देव को सादर आमंत्रित करती हूँ। आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन है। विश्व रंग के यूके आयोजन से जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आभार देना चाहूँगी विश्व रंग और वातायन यूके से,
जुड़े सभी आयोजकों को जिन्होंने यह अवसर मुझे प्रदान किया, विशेषकर दिव्या माथुर जी व पद्मेश गुप्त जी का। विशेष आभार पूनम देव जी का, जो मेरी कहानी जिज्जी को की संक्षिप्त प्रस्तुति कर रही हैं। कहानी लिखना मुझे पसंद है क्योंकि इसमें पात्रों के पीछे छुपा जा सकता है। भले ही कहानियाँ वो इंद्रधनुष हों जो सच के आकाश में कभी निकलता ही नहीं, पर क्या कल्पना के वितान ओढ़े ये रचनाएं किसी हद तक हमारा निजी सच नहीं? आंखें बंद किए हम जिस सतरंगी आभा में नहाते हैं वो लिखी नहीं जाती, लिखवाती है खुद को। कोई घटना, कोई अनुभव जब कांटे सा जा धंसता है या रात रानी सी महक सा पीछा करता है तो कागज पर उतर कर ही दम लेता है। 1999 में लिखी जिज्जी कहानी के पीछे भी आत्मग्लानि और असंतोष से भरी एक ऐसी ही याद है। जीवन वाकई में पल पल उलझनों का पुलिंदा ही तो है। हजार सदीक्षाओं के बाद भी जरा सी ढील, जरा सी लापरवाही एक साधारण सी घटना को भी दुखद अंत दे सकती है। हो सकता है हस्तक्षेप और परिणाम पूर्णतः हमारे हाथ में न हो, पर यह भी तो सच है कि स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, और जब कोई ज़रूरतमंद मदद मांगे तब तो वाकई में तुरंत ही मदद करनी चाहिए। पर हम प्रायः परिस्थितियों को गंभीरता से नहीं समझते। शादी के बाद छोटे बच्चों के साथ पहली बार ब्रिटेन से भारत पहुंची थी। माँ के पास लौटने का अर्थ था पूरी तरह से बेफिक्र हो जाना, वापस उनकी लाडली बेटी बन जाना, उनके सुख के लिए भी और खुद अपने संतोष के लिए भी। पर वहाँ पर काम करने वाली जानकी थी और उसका बीमार बच्चा भी, साथ में दादी, ताई, चाची और छोटे बड़े भाई बहनों से भरपूर हमारा संयुक्त परिवार। मन को सालते सारे खुरंट उचेड़े हैं मैंने इस कहानी में। भले ही 20 साल बाद लिखी गई हो, परंतु कैथारसिस का काम किया था इसने तब। आप भी सुने, शायद आपको भी कहीं पर छुए ये कहानी जिज्जी। नमस्कार। नमस्कार। आज मैं पूनम देव लंदन से प्रस्तुत कर रही हूँ ब्रिटेन की एक प्रतिष्ठित लेखिका शैल अग्रवाल जी की कहानी जिज्जी, एक आंशिक रूप से। मेरी जिज्जी हंसती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे एक राज की बात बताऊं, मेरी जिज्जी जब रोती हैं तब भी बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि जिज्जी जब रोती हैं तो निशब्द आंसू एक शांत नदी के बहाव की तरह चुपचाप बहते चले जाते हैं, बिना कोई आवाज किए, बिना कोई लहर उठाए। उनकी गुनगुनी गर्मी में भीगते हुए मन को एक अजीब सी शांति मिलती है, मानो गर्म पानी के सोते में डुबकी मार ली हो। मेरी जिज्जी का तो पूरा अस्तित्व ही ऐसा है, कोमल, सुखद और समझदार। अपने चारों तरफ हंसी और मुस्कुराहटों का एक अभेद किला बना रखा है। जब बचपन में माँ छोटी सी शरारत पर मारते मारते थक जाती और जिज्जी उसके बाद भी बिना कुछ कहे बताए चुपचाप होमवर्क करने बैठ जाती, तो मैंने अक्सर ही माँ को बड़बड़ाते हुए सुना था, भगवान ने बड़ी ही ढीठ लड़की पैदा की है। परंतु जिज्जी तो मोम सी नरम थी। शरारत भी क्या, हम भाइयों से भरे परिवार में चारों तरफ लड़के ही लड़के तो थे। ले देकर बस एक राम सखी की बेटी जानकी ही थी जिसके साथ जिज्जी खेल सकती थी, खासकर गुड़ियों से। माँ को जिज्जी का जानकी के साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। जिज्जी और जानकी में करीब करीब बहनों जैसा रिश्ता जुड़ गया था। बिना कुछ बोले भी वह घंटों एक दूसरे के साथ चुपचाप खेल सकती थी। माँ कितना भी डांटे, इतवार की दोपहर को बाल सुखाने के बहाने जिज्जी अपनी गुड़िया को लेकर चुपचाप बगीचे में निकल ही जाती थी और जानकी भी तुरंत वहां पहुंच जाती, मानो सुबह से इंतजार कर रही हो। वहीं पीछे ही अपने बगीचे के सर्वेंट क्वार्टर में ही तो रहती थी जानकी और उसकी माँ। बस इतना छोटा सा ही 2 जनों का परिवार था उसका। आज जिज्जी, जानकी, मैं खुद सब कितने बड़े हो गए हैं। जिज्जी पहली बार गोलू को लेकर आई हैं। गोल मटोल गोलू बहुत ही प्यारा है। हम सब दिन रात उसी की सेवा में लगे रहते हैं।
गोलू क्या, मानो पूरे घर में जैसे एक खुशी की लहर सी आ गई। बस अब सबकी आंख ही लगी थी कि मम्मी की आवाज के शोर ने पूरे घर को जगा दिया। क्या काय काय लगा रखी है, आइंदा इस पिल्ले को तो तू घर ही छोड़कर आया कर। ऐसा हेज भी किस काम का, ना खुद चैन ले ना दूसरों को लेने दे। 2 घंटे में मर नहीं जाएगा ये। अचानक ही सबको चकित करती हुई जिज्जी आई और जानकी के राख सने हाथों से ला मुझे दे कहती बिना जवाब सुने ही जानकी की गोदी में से बच्चे को उठाकर कमरे में वापस चली गई। घंटे भर बाद जब सब काम निपटाकर अपने गीले हाथों को धोती के पल्लू से पोंछती जानकी आई तो जिज्जी ने मुंह पर उंगली रखकर दूर से ही इशारे में फुसफुसाकर कहा, बाद में ले जाना, बस अभी अभी सोया है। जानकी भी चुपचाप जैसे आई थी वैसे ही चली गई। उसे अपनी सहेली पर पूरा विश्वास जो था। जानकी के होठों पर संतोष की मुस्कान थी और हाथ पैरों में उमंग। 4 घंटे कैसे बीत गए मानो पता ही नहीं चला। बच्चे की सांस अभी भी खड़खड़ की आवाज के साथ ही चल रही थी। ठंड के मारे पूरा सीना जकड़ा हुआ था। इसका कुछ ख्याल भी रख, विक्स लगाकर खूब मालिश की है मैंने, तब जाकर सो पाया है कहीं। विक्स की शीशी जानकी को पकड़ाते हुए जीजी ने प्यार भरी शिकायत की। असल में जीजी 2 ही स्वेटर है ना इसके पास, और इतनी जल्दी गीला कर देता है यह उन्हें, फिर जाड़े में सूखने में टाइम भी तो लगता है। एक ही सांस में जानकी ने हिम्मत जुटाकर पूरी बात कह डाली। जीजी सब समझ गई। तू आना शाम को, गोलू के 2-3 स्वेटर जो छोटे हो गए हैं उसको बिल्कुल सही आएंगे। ऐसे तो बेचारा कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा, जीजी ने बच्चे की सेहत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा। जानकी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा चलती हूँ मैं, गोलू नानी को परेशान कर रहा होगा, और हाँ स्वेटर शाम को जरूर ले जाना। ठीक 5:30 बजे जब जानकी आई तो जीजी की आंख उसकी आहट से ही खुली। दोनों बच्चों से थकी जीजी ऐसा सोई कि वक्त का पता ही नहीं चला। माँ अलग आवाज पर आवाज दिए जा रही थी। शाम को प्रभा के यहाँ खाने पर चलना है, कब उठोगी, कब तैयार होगी। यह आजकल के बच्चे सोने से ही फुर्सत नहीं है इन्हें। इसके पहले गोलू उठकर माँ के सुर में सुर मिलाए और माँ कोई और नया तूफान उठाए, जीजी घबराकर फंसे गले से बोली, सुन जानकी तू अभी जा, कल फिर आना, सुबह ले जाना, मैं स्वेटर निकाल कर तैयार रखूंगी, अभी जरा जल्दी में हूँ। जानकी जैसे आई थी वैसे ही चुपचाप चली गई, गुमसुम और उदास। जीजी की आंखों में उसका उदास और छोटू का बीमार चेहरा बार बार घूमता रहा। जब सोना बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया तो अपने आलस को धिक्कारती जीजी उठी और गोलू के दर्जनों स्वेटर में से 4 छोटू के लिए निकाल लिए। कितनी खुश होगी वह इतने सारे स्वेटर देखकर। अब कम से कम उसके बेटे को ठंड तो नहीं लगेगी। और जीजी सुबह के इंतजार में, जानकी की मुस्कुराहट के इंतजार में कब सोई पता ही नहीं चला। आंखें खुली तो सुबह के 5:30 बजे थे। अब और इंतजार नहीं कर पाई जीजी। स्वेटरों का पुलंदा लिफाफे में कुछ पैसे भी डाल लिए थे उन्होंने। वक्त पे वक्त काम आएंगे जानकी के, और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ वह चल पड़ी। पर यहाँ क्या, वहां से तो दबी दबी रोने सुबकने की सी आवाजें आ रही थी। क्या हो गया, कहीं जानकी की माँ को तो कलेजा मुंह को आने लगा, कहीं सर्वेश को तो कुछ नहीं। नहीं नहीं, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। जिजी सर्वेंट क्वार्टर की तरफ दौड़ी। सामने जानकी छोटू को गोद में लिए बुत सी लग रही थी। बार बार बेटे को चूमे जा रही थी, कसकर छाती से लगा रही थी, जैसे डर गई हो कि कोई उसे उससे छीन कर ले जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे गाय मरे बछड़े को चाटती है, चिपका कर रखती है। जिज्जी क्या समझती और क्या समझाती जानकी को, उनकी समझ में तो खुद ही नहीं आ रहा था। कभी अभी कल ही तो उन्होंने उसे गोदी में लेकर जी भर खिलाया था। मानो कि थोड़े से आलस में स्वेटर नहीं निकाल पाई थी, पर इतनी छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा तो कोई भी नहीं दे सकता, भगवान भी नहीं। किम कर्तव्य विमूढ़ जिज्जी को छोटू गुड़िया जैसा लगा। शिथिल, ठंडा और बेजान, पश्चाताप और ग्लानि में डूबी जिज्जी के हाथ से पैकेट छूट कर जमीन पर गिर पड़ा। अब इसे कभी किसी स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पैसे इसके अब कभी काम नहीं आएंगे। 7-8 घंटे हो गए थे जीजी को यूं ही चुपचाप बैठे बैठे, अंगूठे से जमीन को कुरेदते और बार बार कुछ लिख लिख कर बिगाड़ते हुए।
रह रहकर एक गहरी काली दर्द की लपट उनके चेहरे को झुलसा जाती है। चारों तरफ एक बर्फ सी सिहरा देने वाली खामोशी छाई हुई है। माँ आती हैं और गोलू को जिज्जी की गोदी में डाल देती हैं। ले संभाल अपने बेटे को, ऐसी छोटी छोटी बातों को मन से लगाएगी तो कैसे जी पाएगी तू। यह तो दुनिया है दुनिया, यहाँ तो सब चलता ही रहता है। इन छोटे छोटे लोगों के यहाँ तो हर साल ही बच्चे पैदा होते हैं और हर साल ही। इससे पहले माँ अपना वाक्य पूरा कर पाए एक भयानक विस्फोट होता है। खामोश गुनगुने पानी के सोतों की तरह आंसू बहाने वाली जिज्जी एक लंबी अनियंत्रित दहाड़ के साथ बिफर बिफर कर रोने लग जाती हैं, मानो बरसों का दबा ज्वालामुखी फट पड़ा हो। दर्द दरिया बनकर बह रहा था और उनके कांपते शरीर में एक जलजला सा आ गया था। ऐसा मैंने क्या कह दिया? माँ सहम कर पीछे हट गई। ले तू ही संभाल अपनी बहन को, तेरे से ही संभलेगी अब तो यह, कहती माँ तो चली गई, पर गोलू को गोदी में लिए खड़ा खड़ा मैं सोच रहा था कि कैसे रोकूं इस उमड़ती हुई बाढ़ को। बाढ़ें कब भला रोके रुकती हैं कहीं। आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यह घर, माँ, जानकी, मेरी अपनी जिज्जी, कुछ भी तो नहीं। अपने अपने दुख और ग्लानि के टीलों में दबे हम सब कितने दूर दूर और अजनबी से नजर आ रहे हैं। किसी के लिए कोई भी तो कुछ भी तो नहीं कर पा रहा। इस आज और अभी की रिश्ती सरहदों में मेरा दम घुटने लगा है। नन्ही बच्ची सी असहाय और कमजोर जिज्जी को हरदम बचाना जो चाहता था मैं, उन्हें हर दुख से, पर आज कुछ भी तो नहीं कर पा रहा। न सर्वेश को जिंदा कर सकता हूँ, न वक्त की घड़ी में कल को वापस ला सकता हूँ। वैसे भी तो अपने अपने दुखों की गठरी सर पर उठाए हम सब कभी ना कभी तो जरूर ही उभर ही आते हैं। दुख की इस नदी के दूसरे किनारे शायद मेरी जिज्जी भी कभी जल्दी ही फिर से ठीक ही हो जाए, क्योंकि वह तो बचपन से ही सिर्फ एक फाइटर ही नहीं, सर्वाइवर भी है। धन्यवाद। अभी हम आगे बढ़ते हैं तथा विश्व रंग के मंच पर मैं सादर आमंत्रित करती हूँ उषा जी वर्मा को, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के हिंदी परीक्षक तथा कई विश्वविद्यालयों में हिंदी साहित्य व हिंदू धर्म की शिक्षिका रह चुकी हैं। भारतीय भाषा संगम की संस्थापक है तथा पुरस्कृत व प्रतिष्ठित लेखिका है। इनकी प्रकाशित कृतियां क्षितिज, अधूरे, कोई तो सुनेगा काव्य संग्रह है तथा कारावास सिम कार्ड कहानी संग्रह और सांझी कथा यात्रा प्रवास में पहली कहानी, ढूंढ फिरी चारों धाम के अतिरिक्त 7 प्रवासी महिला कथाकारों द्वारा लिखित उपन्यास पॉप्स, मॉम और मैगी संयोजिका, संपादिका और लेखिका है। तो उनके द्वारा लिखित कहानी कॉस्ट इफेक्टिव, जिसका प्रस्तुतिकरण करेंगी हीना जी बख्शी, जो कि कानून स्नातक और थिएटर के जाने माने कलाकार हैं। इन्होंने कुछ टीवी धारावाहिकों में काम करने के अलावा थिएटर समूहों के साथ गुजराती, मराठी, हिंदी, उर्दू नाटकों में व्यापक रूप से यात्रा की है। यह एयर मुंबई में यूथ फोरम का आयोजन करती रही हैं। तो मैं विश्व रंग के मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ उषा जी वर्मा और हीना जी बख्शी को। आपका हार्दिक अभिनंदन है। विश्व रंग यूके के आयोजन में भाग लेना सौभाग्य की बात है। मैं बहुत आभारी हूँ आयोजक दिव्या जी का और पद्मेश जी का, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया है, और बहुत आभारी हूँ विशेषकर हिना बख्शी जी का, जो मेरी कहानी कॉस्ट इफेक्टिव का पाठ कर रही हैं। इस शहर में आए हुए मुझे यही कोई 4-5 महीने हुए थे। अभी शहर के रास्ते मेरे लिए अपरिचित ही थे। मैं सुबह उठकर रोज घूमने जाती थी और अक्सर नए नए रास्तों से गुजरती थी ताकि ये मेरे परिचित हो जाए। इसी तरह आते जाते कई लोगों से मुलाकात होती रहती, जिनसे कभी केवल मुस्कानों का आदान प्रदान ही होता, कभी सीधी साधी हेलो हो जाती, किंतु नौबत कभी बातचीत करने तक नहीं आती। अचानक एक सुबह घर से निकलते हुए कुत्ते के साथ घूमने वाली एक महिला ने हेलो कहते हुए मुझसे पूछा, क्या इस शहर में नहीं आई हो? जी हाँ, यही कोई 4-5 महीने हुए होंगे। रोज घूमने जाने के बहाने जरा शहर के गली कूचों से पहचान हो जाती है, और फिर मौसम भी अच्छा है, इसलिए रोज निकलती हूँ। मेरा नाम अंजू है। मेरा नाम शर्ली है। आप कभी आइए मेरे घर।
ऐसी ही औपचारिक बातें करते हुए हम फिर अपनी अपनी दिशा में बढ़ गए। बहुत दिन बीत गए, उनसे मेरी मुलाकात फिर नहीं हुई और उनका ख्याल भी मेरे जहन से उतर गया। मैं रिसर्च के लिए आई थी, उसी में व्यस्त हो गई। इसी बीच विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के यहाँ से निमंत्रण मिला। मैं भी उत्साह से भरी अलग अपनी पहचान बनाने की नीयत से अपना वार्डरोब खोलकर देखने लगी। मैंने दक्षिण भारत की एक पोचमपल्ली साड़ी थी, वो निकाली और अच्छी तरह से तैयार होकर गई। यह पार्टी ओवरसीज स्टूडेंट्स की थी। वाइस चांसलर स्वयं वहां थे। मुझसे हाथ मिलाते हुए पूछा, आप भारत में कहाँ रहती हैं? लखनऊ, उत्तर भारत। एकाएक वे हिंदी में बोले, आपकी साड़ी तो दक्षिण भारत की है, वेरी ब्यूटीफुल। मैं दक्षिण भारत में कई साल रहा हूं। मैंने हंसते हुए कहा, और आप बोल रहे हैं हिंदी, वेरी विटी, मैं फिर आपसे बात करूंगा, कहते हुए आगे बढ़ गए। फिर मैं पास खड़ी एक लेक्चरर से बात करने लगी। थोड़ी देर बाद एक्सक्यूज मी कहकर एक महिला मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला, लगा जानती हूं पर परिचय का सूत्र नहीं पकड़ पा रही हूं। उन्होंने चहकते हुए याद दिलाया, आपसे सुबह वॉक पर मेरी मुलाकात हुई थी कुछ महीने पहले। मैंने ओ यस यस कहकर बड़ी ही अंतरंगता से पूछा, फिर दोबारा तो आपसे मिलना ही नहीं हुआ। मैं तो रोज घूमने जाती हूँ, पर आप किसी दिन दिखी नहीं। मैं यहाँ थी ही नहीं। मैं पीस मूवमेंट में बहुत इन्वॉल्व हूँ और उसी सिलसिले में जर्मनी गई थी। एक बात कहूँ, मुझे इंडियन फिलॉसफी में सब कुछ मिल जाता है। योगा बहुत पसंद है, उसे करने के बाद कितनी एनर्जी मिलती है। भारत में महावीर, बुद्ध और गांधी जैसे महान लोग हुए हैं। मैं सोच रही थी, आपके यहाँ आत्मा की शांति के लिए क्या कुछ नहीं है? आपके यहाँ अहिंसा की धारणा कितनी ऊंची है? मेरा मन अंदर ही अंदर गदगद हो रहा था। हम कितने भी गरीब हों, पर हमारे पास गर्व करने लायक बहुत कुछ है। मेरे लिए रास्ता थोड़ा सुगम हो गया। ऐसी बड़ी और फॉर्मल पार्टियों में बातचीत का कोई सिरा मिल जाए तो समय आसानी से कट जाता है। अन्यथा छुट्टियों में कहाँ गए या मौसम की बातें करके पूरी शाम बिताना आसान नहीं होता। मैंने कहा, हाँ, धारणा तो सचमुच अच्छी है, पर सब लोग इसमें ईमानदारी से विश्वास करते हैं, ये भी सच नहीं है। इस बातचीत में खींचे और भी 3-4 लोग पास आ गए और उन्होंने पूरी तरह से भारतीय दर्शन और अहिंसा में अपना उत्साह दिखाया। अहिंसा की बात आते खाने पीने की बात भी आ गई। जानवरों के प्रति अपनी ममता और उत्तरदायित्व को महसूस करते हुए उन्होंने बताया कि उनके मन में अपार करुणा है। इसी वक्त एक दूसरी महिला ने अपने तर्क दी, हाँ, अहिंसा की बात तो ठीक है, पर डेवलपिंग देशों में इतनी गरीबी है, अगर लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे तो और भी भूख से मरेंगे। मुझे लगा बातचीत का सारा सूत्र अब उन्हीं के हाथों में था। मैं चुप, अवाक। वैसे भारत के बारे में बोलना एक फैशन सा हो गया है, इसका एहसास मुझे कुछ ही दिनों में हो गया था। और वही क्यों, हमारे कुछ भारतीय बच्चे भी इसी तरह बात करते हैं, जैसे कि वही सब कुछ अच्छी तरह समझते हैं। वैसे ही कुछ एक संरक्षक की तरह शर्ली का बोलना मुझे लगा, पर मैं उसकी तमाम बातें सुनती रहती। इस बीच मिसेस मार्टिन जो होस्टेस थी वो आई और बोली, चलिए खाना लग गया है, खाते वक्त आराम से बातें कीजिएगा। फिर होस्टेस का कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने बताया कि वेजिटेरियन खाने में क्या क्या है और कहाँ है। शर्ली जरा ऊंची आवाज में बोली, मैं तो वेजिटेरियन ही लेती हूँ। सबने खाना ले लिया और फिर बातें होने लगी। पीस मूवमेंट, एनिमल प्रोटेक्शन से लेकर आतंकवाद, मुस्लिम समाज, गरज के कुछ भी छूटा नहीं। उस दिन की बातचीत से मुझे लगा कि शर्ली के विचार औसत लोगों से बहुत अलग हैं। शायद उन्होंने काफी पढ़ा भी है। भारतीयता के प्रति उनका सहज झुकाव भी है। रात काफी बीत चली थी। लोगों ने धीरे धीरे खिसकना शुरू कर दिया था। मैंने भी होस्टेस को धन्यवाद दिया और शर्ली के साथ बाहर आ गई। रास्ते भर में शर्ली के बारे में सोचती रही, क्या शर्ली सचमुच निश्चल स्वभाव की है? दुबली लेकिन कदमें खूब ऊंची, चेहरे पर अभिजात्य का एक झीना पर्दा, चाल में आत्मविश्वास की झलक, सब कुछ मिला जुला कर देखने में अच्छी लगती थी। बातचीत में बेहद उत्साह, एक गर्व मिश्रित आतुरता। मैं मन ही मन शर्ली से प्रभावित हो रही थी। कुछ दिन बीते, मुझको सुबह सुबह शर्ली फिर मिल गई। अच्छा लगा। बड़ी देर तक खड़ी खड़ी बातें करती रही और तब ही बोली, अंजू मैं फिर बाहर जा रही हूँ। मैंने पूछा, अब कहाँ जा रही हो शर्ली? एक रैली है जो जेल के एशियाई कैदियों के लिए हो रही है। उन्हें मांसाहारी खाना देते हैं, इसलिए वे खा नहीं सकते, अतः किसी को कुछ करना होगा।
अथॉरिटी को कोई बात जल्दी समझ में नहीं आती, इतनी प्रेजुडिस है कि क्या कहें। मैंने कहा आप तो इतना सोचती हैं, कमाल है आपकी, लोगों के प्रति सच्ची सहानुभूति देखकर बस कुछ भी कहा नहीं जाता। शर्ली का सर थोड़ा और ऊंचा हो गया, पर बोली नहीं मैं तो बहुत गिल्टी फील करती हूँ, क्या करूँ, ऐसा ही मेरा स्वभाव है। अब शर्ली और मेरी मुलाकात अक्सर ही होती रहती और हमारी मित्रता भी परवान चढ़ती रही। शर्ली व्यक्तिगत बातें जरा कम ही करती, अधिकतर रैली या दार्शनिक विचार, जेल, रेस रिलेशंस आदि पर ही बातें होती। मैं मन ही मन सोचती ये मुझे क्यों क्या हो जाता है, मैं कुछ बोल क्यों नहीं पाती, आखिर मैंने भी उच्च शिक्षा पाई है। फिर मन को समझा लेती मैं अभी इस देश के बारे में अधिक जानती नहीं हूँ। फिर एक बार मिलने पर शर्ली ने मुझे घर आने का निमंत्रण दे दिया। मेरे घर मंगलवार आ जाओ अगले हफ्ते, मैं मंगलवार को बेकिंग करती हूँ, मुझे कंपनी भी हो जाएगी। और हाँ अंजू, मेरी एक फ्रेंड उधर रहती है, फ्रीडा, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, अगर तुम लिफ्ट दे दो तो वो बच्चों के साथ आराम से आ जाएगी, उसके पास गाड़ी नहीं है। मैंने कहा हाँ ये कौन सी मुश्किल बात है, आप उनका पता दे दीजिए। हफ्ते भर बाद फ्रीडा के परिवार के साथ मैं शर्ली के घर पहुंची। शर्ली ने बड़े ही उत्साह से हमारा स्वागत किया। हम अभी बैठे ही थे कि दरवाजे से शर्ली को कुछ दिखा और वह जल्दी से झटपट कर उठी और बाहर आ गई। कुछ देर इंतजार करने के बाद मामला क्या है यह देखने के लिए मैं भी बाहर गार्डन में निकल आई। देखा शर्ली एक चिड़िया के बच्चे को जीवन दान देने के प्रयास में व्यस्त है। शायद अधमरा सा वह बच्चा बिल्ली के घातक पंजों से गिर गया था और बड़ी ही करुण आवाज में ची ची कर रहा था। कभी चोंच आसमान की तरफ उठाकर खोलता, फिर पस्त होकर गिर जाता। चोट लगी जरूर थी। शर्ली ने अपनी बेटी से रुई तथा थोड़ा सा दूध लाने को कहा और स्वयं उसकी सेवा में लग गई। उसे हथेली पर उठाकर रख लिया और धीरे धीरे सहलाने लगी। फिर रुई का गुदगुदा बिस्तर बनाकर उस पर लिटा दिया। उस नन्ही सी जान को क्या पता कि उसे कितना सुख अनायास ही मिल रहा है। 3-4 बूंद पानी भी उसकी चोंच खोलकर डाल दिया। उसमें सचमुच जान आ गई। वह पंख फड़फड़ाने लगा। यह सब देखकर मैं स्तब्ध रह गई। महावीर और गौतम के देश से ये सब तो गायब होता जा रहा है और यहाँ शर्ली ने माफी मांगते हुए कहा कि अब आज तो कुकिंग का प्रोग्राम कैंसिल ही करना पड़ेगा, मुझे इसकी देखभाल करनी होगी। अगर मैं इसकी देखभाल ना करूं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। शर्ली की आवाज में अफसोस का पुट था। फ्रीडा ने कहा नहीं, मैं बच्चों को रास्ते से फिश एंड चिप्स खिला दूंगी। मुझसे रहा न गया और मेरे मुंह से निकल गया, अरे आप तो कमाल करती हैं, कौन इतना करता है एक चिड़िया के बच्चे के लिए। फिर हम लोग बाहर निकल ही रहे थे कि देखा कि चिड़िया का भाग्यशाली बच्चा पंख फड़फड़ा रहा है और फिर वो उड़ गया। उसे नया जीवन मिला। मैं फ्रीडा और उसके बच्चों को घर छोड़कर वापस आ गई। दूसरे दिन शर्ली का फोन आया। अंजू, आई एम वेरी सॉरी पर मैं अभी बहुत व्यस्त हो गई हूँ। तुम तो जानती हो मैंने बकरी पाली है, ताज़ा साफ शुद्ध दूध मिल जाता है। अब एक बकरी को बच्चे होने वाले हैं। प्रे करो कि बिली गोट ना हो। क्या मतलब तुम्हारा? मैंने पूछा। मैं ठीक समझी नहीं। शर्ली बोली, बकरी तो दूध देती है पर बिली गोट तो, कहकर रुक गई। फिर बातें होने लगी भारत की। शर्ली ये बताने लगी कि भारत की गरीबी दूर करने के लिए गांव की औरतों को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण देना चाहिए, उन्हें मधुमक्खी पालना और शहद का व्यापार करना चाहिए, चूल्हे में लकड़ी नहीं जलानी चाहिए और भी बहुत सी बातें। ऐसी थोड़ी बातें करके मैंने फोन रख दिया। आज छुट्टी का दिन था। मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी, सोचा थोड़ी शर्ली को दे आऊं। फोन किया पर किसी ने उठाया नहीं। मैंने सोचा एक बार उसके घर का चक्कर लगा ही लेती हूँ, यदि नहीं होगी तो सब्जी उसके घर के बाहर ही रख दूंगी। ये सोचकर मैं गाड़ी में बैठ गई। अभी मैं शर्ली के घर पहुंची थी कि बाहर से ही अजीब सी आवाज आती सुनाई दी। मैं अंदर जाने वाली थी कि शर्ली बाहर निकली। उनके हाथ में खून से भरा हुआ छुरा था। मुझे देखकर एकदम सकपका गई। मेरी निगाह उठी और उनके पीछे हट के बाहर बकरी के बच्चे का सर खून से लथपथ छटपटा रहा था। मेरे हाथ से स्टील का डिब्बा छूटकर झंझनाता हुआ दूर जा गिरा। मेरी आवाज फंस गई, हाथ कांपने लगे। शर्ली कई बार बोली, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। शर्ली, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम अहिंसा की पक्षधर। मेरी आवाज में एक साथ तलखी थी, कातरता थी। पर तुम्हें यह इतना खराब क्यों लग रहा है? तुम्हारे यहाँ तो सब नॉनवेज खाते हैं। शर्ली ने अपना बचाव किया। हाँ है तो, पर इस तरह तुरंत जन्मे बच्चे को बिना वजह तुमने इस तरह निर्दयता से मार दिया।
वह जिंदा रह सकता था। मैंने अपना लचर तर्क दिया। हाँ, रह तो सकता था, पर उसे खिलाना पड़ता और वह दूध नहीं देता। फिर शायद तुम्हें नहीं मालूम कि इंग्लैंड। कहते कहते वो चुप हो गई। वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, मैं क्या कर सकती हूँ। शर्ली की आवाज में अकड़ थी या लाचारी मैं नहीं जानती, लेकिन चेहरे पर पश्चाताप या दुख की छाया भी नहीं थी। कॉस्ट इफेक्टिव शब्द नगाड़े की तरह मेरे कानों में बज रहा था। शर्ली कुछ झेपती हुई से बोली, आओ अंदर बैठो, अब सब काम हो गया। मैं अपने आप को संभालते हुए उल्टे पैर आकर गाड़ी में बैठ गई। एक नोट है, इंग्लैंड में बकरे का मांस नहीं खाया जाता, अतः बकरी पैदा होने पर लोग खुश होते हैं, पर बिली गोट यानी बकरा होने पर उसे मार देते हैं, क्योंकि वह कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। अभी मैं जिस कहानीकार के बारे में बता रही हूँ, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनसे सीखने को मिलता है कि लिखने की कोई आयु सीमा नहीं होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महेंद्र जी दवे सर की, जिन्होंने अपना लेखन 70 वर्ष की आयु में शुरू किया तथा उनकी कहानियां अत्यंत मार्मिक और हृदय स्पर्शी है। एक कुशल लेखक की तरह महेंद्र जी की कहानियां जीवन से साक्षात्कार आती हैं। उनकी देश विभाजन संबंधी कहानियां दो पाटन बिच आय के, बंदिशें और पुष्प दहन आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि लेखक ने इन्हें वर्तमान में डाल दिया है, वर्तमान परिस्थितियों से अवगत करवाया है। इनकी कहानी के किरदार पाठक को बांधने में सक्षम है। इनकी कहानी ईबू का प्रस्तुतिकरण करेंगे कृष्णजी टंडन। कृष्णजी टंडन आकाशवाणी दिल्ली में उद्घोषक हैं, फिल्म ड्रामा कलाकार और गजलकार हैं। 13 वर्षों तक बीबीसी हिंदी सेवा में काम किया। 2001 में उन्होंने अपना थिएटर कंपनी शुरू की। हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और पंजाबी भाषा में नाटकों का निर्देशन और मंचन किया है। उन्होंने 8 बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। प्रतिष्ठित सम्मेलनों में उनकी प्रतिभागिता रहती है। तो मैं कृष्णजी टंडन को सादर आमंत्रित करती हूँ और किन्हीं कारणवश महेंद्र जी दवे सर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कृष्णजी टंडन को। कृष्णजी टंडन, आपका हार्दिक अभिनंदन है। 26 दिसंबर 2004 की क्रिसमस की खुशियां, बधाइयां अभी वातावरण में गूंज रही थी। सागर में मचले उस दिन के उफान को कौन भूल सकता है। जापानियों ने उसका नाम सुनामी रखा है। डॉक्टर शेफाली मित्रा के बस में होता तो वो इस प्रलय का नाम सुनामी नहीं, कुनामी रखती। 30-30, 40-40 फुट ऊंची लहरें आईं और लाखों इंसानों की लाशों को कंकड़ों की तरह तट पर बिखेर गईं। समुद्र में जो लोग डूब गए वे अलग, झोपड़ियां तो क्या, 2 मंजिला मकानों को वो यूं लील गईं जैसे खेलोर में घुल जाते हैं बाल निर्मित रेत के घरौंदे। अगली सुबह सुंदरी, पूरा नाम सुंदरी तायफ, शेफाली के घर आ पहुंची। उसकी आंखों में तो सागर जैसा उफान था, आंसू थे कि थम नहीं रहे थे। डॉक्टर, मुझे छुट्टी चाहिए। मालूम नहीं मेरे माता पिता मेरा घर सही सलामत हैं भी या नहीं। मेरा पूरा देश मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। सुंदरी शेफाली की सर्जरी में नर्स ही नहीं थी, उसकी सहेली भी थी। पिछले कई वर्षों से वो दोनों शेफाली की प्रैक्टिस में एक साथ काम कर रही थी। इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की हृदय विदारक स्थिति के बारे में शेफाली ने भी टीवी में, अखबारों में देख पढ़ लिया था। बिजली की तरह एक विचार उसके मन में आया। उसने सुंदरी को गले लगाया, उसके आंसू पोंछे और अपना फैसला सुना दिया। तुम अकेली नहीं जाओगे इंडोनेशिया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारी सहायता करूंगी, कुछ लोक सेवा करूंगी, पुण्य कमाऊंगी। शेफाली ने अपनी सर्जरी अपने सहयोगी डॉक्टर जैक कॉलिंस को सौंपी और उसी शाम दोनों सहेलियां इंडोनेशिया की एक लंबी हवाई यात्रा पर निकल पड़ी। सुमात्रा की राजधानी मेडान के उत्तर पश्चिम में एक छोटा सा तटीय कस्बा है मोलाबो, जहां सुंदरी के परिवार का एक छोटा सा घर है। मेडान तक तो कोई सीधी उड़ान होती नहीं। सिंगापुर से जकार्ता होते हुए वो मेडान पहुंची और वहां से दोनों सखियां बस द्वारा मोलाबो पहुंची तो रात हो चुकी थी। किस्मत अच्छी थी, इर्द गिर्द की अथाह बर्बादी के बावजूद सुंदरी का घर और उसके माता पिता सही सलामत मिल गए। दिल को तसल्ली हुई। इतने लंबे सफर के बाद दोनों बहुत थक चुकी थी, रात भर विश्राम करना जरूरी था, सो उन्होंने किया। तड़के सवेरे ही 3 साल के एक नन्हे से बालक की चीखों ने उन्हें जगा दिया। कीचड़ में लथपथ रोता हुआ ये बच्चा ईबू ईबू चिल्लाता, लड़खड़ाता हुआ सा सागर की ओर चला जा रहा था। इंडोनेशिया की भाषा में ईबू का मतलब है मां।
ये बच्चा अपनी मां को ढूंढ रहा था। सुंदरी उसके पीछे भाग ली और उसे पकड़कर घर ले आई। उसने अपना नाम बतलाया, वर्जा। सुंदरी ने मां का नाम पूछा तो बालक ने जवाब दिया, ईबू। वर्जा तो मां का नाम भी नहीं जानता था। मां के रिश्ते को ही वो उसका नाम समझता था। अपने पिता का नाम उसने बतलाया, तूहान। वहां की भाषा में तूहान परमात्मा के अनेक नामों में से एक है। जब सुंदरी ने पूछा, तुम्हारे पिता कहाँ रहते हैं, तो बच्चे ने आसमान की ओर उंगली कर दी। स्पष्ट हो गया कि वर्जा का पिता तो पहले ही चल बसा था और कभी उसकी मां ने उसे समझाया होगा कि उसके पिता परमात्मा हैं जो ऊपर आसमान में रहते हैं। वर्जा अब भी चिल्लाए जा रहा था, ईबू ईबू, मुझे ईबू के पास जाना है। कलकत्ता में अपने स्कूल में शेफाली ने हायर सेकेंडरी तक संस्कृत पढ़ रखी थी। यहां इंडोनेशिया में आकर यहां की भाषा में उनके नामों में संस्कृत के शब्द सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। किंतु वर्जा एक ऐसा नाम था जिससे वो बहुत प्रभावित हुई। वर्जा मानो वो किसी के वरदान से, शायद किसी देवता के वरदान से उत्पन्न हुआ था। सुनामी की लहरें लगभग 3 दिन पहले आकर गुजर गई थी। तब से यह बच्चा कहां पड़ा रहा? क्या इसकी मां भी इसके साथ थी? ऐसे कई प्रश्न शेफाली और सुंदरी के मन में जागे। शेफाली ने वर्जा का मेडिकल चेकअप किया। वो ठीक था मगर थका हुआ था, शायद 3 दिन से भूखा था और रह रहकर ईबू ईबू पुकारने लगता था। दोनों सहेलियों ने उसे खूब प्यार किया और दूध पिलाकर सुला दिया। वर्जा को सुंदरी के माता पिता के हवाले कर दोनों सहेलियां राहत के काम पर निकल गईं। रेड क्रॉस की एक टीम वहां पर पहले ही से ही पहुंची हुई थी। उस टीम में एक लेडी डॉक्टर की कमी थी। ये दोनों भी उनके साथ जुड़ गई। अपने होश में जो भी महिला वहां आती या लाई जाती, सुंदरी उससे वर्जा के बारे में पूछ लेती, लेकिन किसी से भी उसकी मां का सुराग नहीं मिला। काम बहुत कठिन था। फिर भी सुंदरी के माता पिता ने नन्हे बालक का दिल बहलाए रखा। उसे समझाया गया कि शेफाली और सुंदरी उसकी ईबू की तलाश में गई हुई हैं और उसे अपने साथ लेकर आएंगी। देर शाम को जब उसे पता चला कि उसकी ईबू नहीं मिली तो वो उदास हो गया और रोने लगा। फिर डिनर के बाद उसका बिस्तर शेफाली के साथ उसी कमरे में लगा दिया गया। रात आराम से गुजर रही थी, गुजर जाती, मगर एक भयानक सपने के बाद ईबू ईबू चिल्लाता वर्जा शेफाली के बिस्तर में आ घुसा। एक प्यार की लहर उसके अंतर में जागी और उसने वर्जा को अपनी बाहों में भींच लिया और चुंबनों से उसका मुखड़ा धो दिया। तभी एक विचार उसके मन में आया, एक विचित्र विचार जो विचित्र तो था ही, पवित्र भी था। वो भी तो बन सकती है वर्जा की मां। वर्जा उसका बेटा भी तो बन सकता है। धीरे धीरे वर्जा के साथ उसका प्यार बढ़ने लगा और वो भी शेफाली के साथ घुलने लगा। सुंदरी ने शेफाली को लाख समझाया कि वो इस बच्ची से क्यों इतना मोह बढ़ा रही है। एक ना एक दिन तो उसे वर्जा को यहां छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ेगा। और एक दिन तो उसने सुंदरी को साफ कह दिया, इंग्लैंड हम दोनों नहीं, हम तीनों जाएंगे। वर्जा हमारे साथ जाएगा, मैं उसे गोद ले लूंगी। क्या आप सचमुच सीरियस हैं? आप बनेंगे एक कुंवारी मां? ये क्यों जरूरी है कि मां बनने के लिए नारी किसी पुरुष की तृप्त वासना का बीज अपने अंदर ग्रहण करे? शेफाली और सुंदरी अब अस्पताल के काम में शामिल हो गई। उसके लिए उन्हें इंग्लैंड में डॉक्टर कॉलिंस की अनुमति जरूरी थी, सो सौभाग्य से मिल गई। यदि डॉक्टर ना भी कह देते तो ये दोनों त्याग पत्र देने को भी तैयार थी। यहां अस्पताल में एक हॉल खाली करवाना पड़ा था जहां वर्जा जैसे कई अनाथ बच्चों की देख रेख का प्रबंध किया गया था। वर्जा भी वहां रहने लगा और सुंदरी भी वहीं काम पर लग गई। शेफाली अस्पताल से वक्त निकालकर प्रतिदिन वर्जा को देखने जाती। अब तो वो शेफाली को अपनी सगी मां समझने लगा था। उसे ईबू ईबू कहकर बुलाने लगा था। उसके इस संबोधन से शेफाली भी अपने को भरी पूरी मां समझने लगी। मुलाबो में रहते उसे अब 5 महीने हो चले थे। उसने सोचा इंग्लैंड लौटने से पहले अब वर्जा को गोद लेने की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। अतः उसने अपनी अर्जी अधिकारियों को भेज दी। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वार्तानुवाद के लिए सुंदरी उसके साथ थी। 5 व्यक्तियों की एक कमेटी बैठी हुई थी जिसका चेयरमैन था हाजी अब्दुल सलाम। इंटरव्यू में कई सवाल पूछे गए। तुम अकेली आई हो, अपने खाविन को क्यों नहीं साथ लाई? अकेली हूं, शादी नहीं की, लेकिन बच्चे को तो बाप भी चाहिए होगा ना, फिर क्या करोगे? इस प्रश्न का उसके पास कोई उत्तर नहीं था। लड़का मुसलमान है, तुम हिंदू हो, हम इसे दूसरे मजहब में कैसे भेज सकते हैं? लड़का तो मुसलमान घर में ही जाएगा। मजहब का वास्ता देकर आप उससे उसका यह हक क्यों छीनते हैं? बच्चा मुझे पहचानने लगा है और ईबू ईबू कहकर बुलाता है। लेकिन मजहब आड़े आ ही गया और शेफाली की अर्जी नामंजूर हो गई।
वो सुंदरी के साथ बिल्डिंग से बाहर निकली ही थी कि हाजी अब्दुल सलाम ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। फिर उसे एक तरफ ले जाकर टूटी फूटी अंग्रेजी में बोला, आई मैरी यू, यू मैरी मी एंड गो इंग्लैंड, एंड वर्जा गो इंग्लैंड। वो चिल्लाई, इंग्लैंड, नॉट इंग्लैंड, यू गो टू हेल। वो मुट्ठियां भींचे आगे बढ़ गई। अब उसकी समझ में आया कि उसकी अर्जी क्यों स्वीकार नहीं की गई थी। शेफाली ने सोच लिया कि हो चुकी लोक सेवा और इसका जो इनाम उसे मिलना था मिल चुका, अब उसे वापस इंग्लैंड लौट जाना चाहिए। सुंदरी भी वापस जाने को तैयार हो गई और दोनों ने वापसी की फ्लाइट बुक कर ली। मुलाबो में ये शेफाली का अंतिम दिन था। आज वो अपने को खाली खाली महसूस कर रही थी। वर्जा तो बस आज ही का हीरो है। उसके खिलौने टूट जाएंगे, कपड़े छोटे हो जाएंगे या फट जाएंगे और उसे याद भी नहीं रहेगा कि दूर इंग्लैंड से कभी कोई आई थी उसके साथ वो रिश्ता जोड़ने जो आमतौर पर हर किसी को जिंदगी में एक बार मिलता है, मगर उसको दूसरी बार मिल रहा था। ये कैसा भागा है जो दूसरी बार यतीम हो रहा है। अब वे मैदान एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। शेफाली और सुंदरी चेक इन कर चुके हैं। शेफाली ने सबसे हाथ मिलाया, फिर वर्जा को गोद में लिया और उसे बाहों में भरकर 1000 बार चूमा और एक झटके के साथ अलग हो गई और सुंदरी के साथ आगे बढ़ चली। तभी वर्जा की चीखों ने एयरपोर्ट की बिल्डिंग को सिर पर उठा लिया। ईबू, ईबू, मत जाओ ईबू, वापिस आ जाओ ईबू, देखो वर्जा रो रहा है। तब सुंदरी ने शेफाली को टोका, पीछे मुड़कर मत देखना, वो और रोएगा। उन दोनों के ठीक पीछे पीछे चले आ रहे थे एक पति पत्नी। पत्नी की पुश्चैर में था उनका बच्चा। शेफाली उनकी बातें सुन रही थी। पत्नी ने पति से कहा, नन्हा सा इतना प्यारा बच्चा है और ये माँ उसे छोड़कर जा रही है। कैसी है ये माँ? मैं तो किसी हालत में अपना बच्चा यूं छोड़कर ना जाऊं, ये हराम का होगा। इसलिए धन्यवाद। अभी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम विश्व रंग के मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं जयाजी वर्मा। जयाजी वर्मा काव्य रंग नॉटिंघम की संस्थापिका हैं तथा 2003 से नॉटिंघम अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों के आयोजनों के प्रमुख प्रबंधक हैं। पुरस्कृत लेखिका हैं तथा इनके कविता संग्रह सहयात्री हैं हम, कहानी संग्रह 7 कदम, कलर्स ऑफ पोएट्री तथा 30 बाल कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं तथा संकलनों में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। इनकी कहानी 7 कदम के कुछ अंशों का पाठ करेंगी सरिता जी सबरवाल, जो कि बहुत ही सरल और शांत स्वभाव की हैं। एक ही समय में एक जीवंत, ऊर्जावान, मेहनती, विश्वसनीय, उत्साही, बहुभाषी रेडियो प्रस्तुत करता है। इन्हें 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में काम करने का अनुभव है। यह अपने श्रोताओं के साथ लाइका रेडियो पर रोज बॉलीवुड सॉन्ग्स, बॉलीवुड गॉसिप और स्वास्थ्य टिप्स के साथ जुड़ी रहती हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ जया जी वर्मा और सरिता जी सबरवाल को। आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। विश्व रंग यूके के आयोजन में भाग लेना एक सौभाग्य की बात है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इसमें मुझे अवसर मिला। मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ और विशेष कर मैं आभार देना चाहूँगी सरिता सबरवाल जी को, जो मेरी कहानी का पाठ करने वाली हैं। आयोजकों को बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार। जय वर्मा जी की कहानी 7 कदम। कभी हमारे भी दिन बदलेंगे। सभी लोग छुट्टियां मनाने दूसरे देशों में घूमने फिरने के लिए जाते हैं और एक हम हैं कि इंडिया भी नहीं जाते। जब से इंडिया छोड़ा है एक बार भी घर वापस नहीं गए। प्रिंस को अब ये सब सुनने की आदत सी पड़ गई थी। पत्नी सिम्मी की इन बातों का उस पर कोई असर नहीं होता था। केवल घूमने के लिए हम इंग्लैंड नहीं आए थे। यहाँ आना मेरे इंजीनियरिंग करियर के लिए इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। रुड़की से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद अगर मैं भारत में ही बस गया होता तो शायद मैं अब तक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनकर रिटायर्ड होने की सोचता होता। नए चैलेंजेस, उन्नति तथा नए अनुभवों के लिए ही मैं यहाँ आया था। न जाने कितने प्रोजेक्ट और बांध बनाने के काम मैं अपने देश के लिए करता। सिविल इंजीनियर बनना उन दिनों भारत में एक सुनहरे पेशे की नींव थी। देश में नई सड़कें, नए बांध, ऊंची इमारतें और बड़े पुल बनने शुरू हो चुके थे।
पढ़ते समय मेरे भी कुछ सपने थे। मैं भी अपने जीवन में उन्नति और मानवता के लिए कुछ करना चाहता था। गर्दन उठाकर चश्मा संभालते हुए प्रिंस धीरे से बोले, इंग्लैंड में ठंड तो सब जगह होती है। नॉर्थ ईस्ट की कंपनी न्यू कॉलेज शिपयार्ड के मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम छोड़कर मैं पीक डिस्ट्रिक्ट में बसने के लिए आ गया था। सोचा था कि यहाँ मौसम थोड़ा अच्छा होगा। टीचर बनने से पहले सिमी केक शॉप पर काम किया करती थी, जहाँ के बैकवेल टार्ट दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। घुड़सवारी वाले घोड़ों के अस्तबल में भी पार्ट टाइम काम किया करती थी सिमी। सैटरडे और रविवार को जाती थी। आज सिमी ने संदूकची खोली, जिसे देखकर वो अतीत के लिए लालायित हो गई। माँ के द्वारा दिए गए शादी में गहने और कुछ कपड़े वो इंग्लैंड साथ ले आई थी। 2 जड़ाऊ कंगन और अंगूठी देखकर उसे माँ की याद आ गई। दोनों ही चीजें बहुत सुंदर लग रही थी। उनकी चमक आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई थी। ये गहने ना कोई मेरा आर्थिक सहारा बन सके और ना ही सजावट का सामान। इन्हें पहनकर कहाँ जाऊंगी? जब से हम लोग बैकवेल में आकर बसे हैं, ना कोई हिंदुस्तानी माहौल, ना कोई पार्टी या उत्सव जिसमें कि गहने और भारतीय कपड़े मैं पहन सकती। बीते दिनों की याद में वो व्याकुल हो गई। मेरी माँ को यह जानकर कभी विश्वास न होता कि मैं बिना मांग में सिंदूर भरे और गले में मंगल सूत्र बिना पहने कोई भारतीय सुहागन औरत अपने पति की लंबी आयु की कामना कर सकती है। प्रिंस से बात करते हुए जेवर देखकर मोहित मन से सिमी ने संदूकची को वापस बंद कर दिया। सिमी भावनाओं और अनुभूतियों में घिरी बोली, मुझे नहीं मालूम है कि इंग्लैंड में बस जाने को मैं त्याग और बलिदान कहूँ या फिर वनवास। अन्य स्त्रियों की तरह ना तो मैं भोग विलास को ही जीवन का परम लक्ष्य समझती हूँ और ना मेरे भीतर भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाने की प्रवृत्ति जागृत हुई है। सादगी का रहन सहन जीकर क्या मैंने अच्छा काम किया है या अपने अरमानों का खून किया है? सोने जाने से पहले सिमी का हाथ लाइट ऑफ करने के लिए स्विच की ओर बढ़ा। वो प्रिंस के हाथ में एक लिफाफा देखकर ठिठकी। ये क्या है? तुम स्वयं खोलकर देख लो। उसने प्रश्न सूचक निगाहों से लिफाफा खोलकर देखा और आश्चर्यचकित रह गई। चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने अविश्वसनीय भाव भंगिमा से प्रिंस की ओर देखा। कल्पनाओं की सीमा पार हो गई थी। क्या वास्तव में 2 मेडिटेरियन क्रूज के टिकट प्रिंस ने खरीदे थे? उसे विश्वास भी नहीं हो रहा था। जल्दी से विचित्र स्फूर्ति के साथ टिकट को उलट पुलट कर देखने लगी। निर्णय नहीं कर पा रही थी कि ये सपना है या यथार्थ। सिमी ने प्रिंस के गले में बाहें डाल दी। ये करिश्मा कैसे हो गया? अब हम 1 या 2 देश नहीं बल्कि कई देश घूमने जाएंगे। सुंदर सुंदर जगहों का भ्रमण जल और थल दोनों पर करेंगे। बड़ा मजा आएगा। मैं पहली बार समुद्र देखूंगी। सिमी की प्रतिक्रिया और उत्सुकता देखकर प्रिंस मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें कितना अच्छा लग रहा था कि सिमी थैंक यू थैंक यू थैंक यू और बार बार थैंक यू कर रही थी। अगले दिन ही सिमी ने तैयारी आरंभ कर दी। डार्बीशायर से साउथहैम्पटन पहुंचने में 5 घंटे लग गए। पासपोर्ट चेकिंग और सिक्योरिटी से निकलने के बाद कैबिन में पहुंचकर सिमी ने जूते उतारे और पलंग पर हाथ पैर फैलाकर लेट गई। ताज्जुब, हॉलीडे में पहले ही दिन इतनी थकान। मन हवा में से बातें कर रहा था, परंतु शरीर थक थक कर चकनाचूर हो गया था। शिप के चलने के अनाउंसमेंट से उसमें नई ऊर्जा और उमंग आ गई थी। जल्दी चलो प्रिंस, हाथ पकड़कर दौड़ती हुई डेक में सबसे आगे पहुंच गई। समुद्री पोर्ट के विशाल रोमांचक दृश्य को देखकर दोनों दंपति प्रसन्न हो रहे थे। साउथहैम्पटन पोर्ट का किनारा धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गया। समुद्री यात्रा में डेक पर खड़े सूर्यास्त के अलौकिक रंग में भीगे हुए सिमी को बाहुपाश में भरकर प्रिंस ने प्रेम से कहा,
हनीमून पर हम लोग नहीं जा सके थे। इसका मुझे अफसोस है, लेकिन मैं अपने मन की बात बताना चाहता हूँ कि वैवाहिक जीवन का ये हमारा सबसे सुंदर और सबसे ज़्यादा यादगार हॉलीडे है। अगर मैं एक चित्रकार होता तो इस पल को मैं कैनवस पर उतार देता। अब 2 दिन साउथहैम्पटन पहुंचने में बाकी हैं, छुट्टियां समाप्त होने को हैं और मुझे सुख और दुख दोनों की अनुभूतियां हो रही हैं। कल मैं जहाज़ की सबसे ऊंचाई वाले डेक पर घूमने जाऊंगी। सुबह जल्दी उठकर सिमी ने देखा कि बहुत लोग समुद्री जहाज़ पर घूम रहे थे। सिमी स्विमिंग पूल के बराबर में रखी 2 डेक चेयर्स पर अपनी बढ़िया तौलिए बिछाकर प्रिंस को बुलाने के लिए अपनी कैबिन वापस चली गई। कैबिन के दरवाजे पर सिमी ने दस्तक दी, लेकिन कोई हलचल ना हुई। क्या बात है? हो सकता है प्रिंस कहीं घूमने चले गए। अभी 8 ही बजे हैं, वो मन ही मन सोच रही थी। वो कैबिन में अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलकर स्वयं अंदर आ गई। अच्छा हुआ कि सुबह मैंने अपने पास एक चाबी ट्रैक सूट की जेब में रख ली थी। प्रिंस अभी तक सो रहे हैं, जगाऊं या ना जगाऊं? अब 8:30 बज गए। आशंकित निगाहों से उसने बिस्तर की ओर देखा। प्रिंस उठिए, आज क्या देर तक सोने का इरादा है? क्या तबीयत खराब है? वो परेशान हो उठी। कोई जवाब ना मिलने पर उसके हाथ पैर ढीले होने लगे और उसने प्रिंस को जग छोड़ा। वो डर से कांप गई। मन में न जाने कैसे कैसे बुरे विचार आ रहे थे। पुनः प्रिंस का हाथ थाम माथे को सहलाने लगी। धुंधली नज़र से देखते हुए, उठिए, उसने प्यार से कहा। मुझे क्या करना चाहिए? मस्तिष्क अनेक दिशाओं में काम करने लगा। नए नए विचार उसके मन में उभरने लगे। अपने सफ़ेद स्कार्फ से प्रिंस का चेहरा ढक दिया और सिमी दहाड़े मार मार कर रोने लगी। किसी को इस बात की खबर नहीं लगनी चाहिए कि प्रिंस अब इस दुनिया में नहीं है। ये सोचकर वो चुप हो गई और रोना बंद कर दिया। यदि किसी को सच्चाई का पता चल गया तो प्रिंस की आखिरी इच्छा कैसे पूर्ण हो पाएगी? प्रिंस की विल के अनुसार उसने अपना मृत शरीर मैनचेस्टर मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग को दान देना चाहा था। मुझे इस स्थिति में हिम्मत से काम लेना चाहिए। साधारण परिस्थिति में डॉक्टर जांच और परीक्षण के बाद मृत शरीर को अंतिम क्रिया के लिए परिवार को सौंप देते हैं। मुझे हर हालत में प्रिंस की बॉडी को मेडिकल कॉलेज में भिजवाना है। अपने दिल की घबराहट को छिपाती हुई वो कमरे की कुर्सी पर बैठ गई। प्रिंस की विल के बारे में विस्तार से सोचने लगी। कैसे इनकी इच्छा को पूरा कर सकूंगी? जहाज कल इंग्लैंड पहुंचेगा, कल तक कैसे छुपेगी ये बात? अंधेरे कमरे के सन्नाटे में उसने अपनी प्रत्येक धड़कन उसे सुनाई देने लगी। इन सब उलझनों में कर्तव्य और प्रिंस की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए आत्मविश्वास और भी दृढ़ होने लगा। इसी चिंता में उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। बैठे बैठे कभी उसे नींद आ जाती और कभी भयभीत होकर घबराकर उठ जाती थी। चंद दिनों का साथ कितना सुहाना था। सचमुच क्या ये यात्रा हम दोनों को बिछड़ने के लिए ही इतना करीब लाई थी? ऐसा कभी सोचा न था कि प्रिंस का साथ ऐसे अचानक छूट जाएगा। ये सोचकर दुखी हो रही थी। धरती की तरफ देखते देखते सिमी की आंखें अनायास ही ऊपर आसमान की ओर उठने लगी। लेकिन अंतरिक्ष में तो सब कुछ खाली था। इस क्रूर अनहोनी के लिए मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती। किस्मत के सामने किसका बस चलता है? यहीं आकर 20वीं सदी के साइंस और विज्ञान के युग में भी इंसान को प्रकृति के सामने हार माननी पड़ती है। साउथहैम्पटन पोर्ट के किनारे को पास आता देख सिमी के आंसू रुक नहीं पा रहे थे। निरंतर टूटे बांध की तरह बह रहे थे। निगाहें झुकाए हुए उसने कांपते होठों से स्टुअर्ट्स को धीमी आवाज में कहा,
मेरे पति के लिए आप कृपया एम्बुलेंस बुला दीजिए। अभी हम विश्व रंग के मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं अरुणाजी सबरवाल को, जो 25 वर्ष मुख्यधारा और 5 वर्ष स्पेशल एजुकेशन नीड्स के विद्यालयों में शिक्षण कर चुकी हैं। इन्होंने लेखन की शुरुआत बर्मिंघम में आयोजित एक कहानी कार्यशाला से की, जिसका संचालन ममता कालिया जी, रविंद्र जी कालिया और तेजेंद्र जी शर्मा ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मेलनों में ये काफी सक्रिय है और इनकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें काव्य संग्रह है सांसों की सरगम तथा बांटेंगे चंद्रमा, कहा अनकहा, वे 4 पराठे, उडारी कहानी संग्रह है। नया ज्ञानोदय में इनकी प्रकाशित पहली रचना ये 4 पराठे प्रकाशित हुई, जो काफी सराहनीय रही। और आज हम उनकी कहानी वे 4 पराठे को सुनेंगे रश्मि जी की जुबानी। रश्मि जी खुराना, जिन्होंने PhD व DLED की है और अपने आकाशवाणी के 37 वर्ष के सफर में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों की संरचना व कुशल निर्देशन कार्य किया है। आज भी अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय सेमिनार में रिसोर्स पर्सन के रूप में सक्रिय हैं। प्रसारण कर्मी और वक्ता के रूप में रश्मि जी की एक अलग पहचान है। सेवानिवृत्ति के बाद रश्मि जी पूर्णतया साहित्य सृजन को समर्पित है। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी में कहानी, कविता, रेडियो संस्मरण, अनुवाद आदि की 13 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो विश्व रंग के मंच पर सादर आमंत्रित है अरुणा जी सबरवाल और डॉक्टर रश्मि खुराना। आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं अरुणा सबरवाल लंदन में रहती हूँ। मेरी ओर से आप सभी को स्नेही नमस्कार। मेरे लिए विश्व रंग के यूके आयोजन में भाग लेना बहुत सौभाग्य की बात है। मैं आभारी हूँ आयोजकों का ये अवसर प्रदान करने के लिए। मेरी ओर से विशेष आभार वरिष्ठ साहित्यकार रश्मि खुराना जी का, जो मेरी कहानी वे 4 पराठे की प्रस्तुति कर रही हैं। धन्यवाद। नमस्कार। विश्व रंग 2020 के इस आयोजन की आप सभी को मुबारक, बधाई, शुभकामनाएं। और मेरा भी सौभाग्य कि मैं इस यूके चैप्टर के माध्यम से इससे जुड़ रही हूँ। परिपक्व उम्र में जब कोई लेखक कलम उठाता है तो उसमें अनुभव की आंच होती है और रचना निकलती है वे 4 पराठे। लेखिका अरुणा सबरवाल। आज इस बात को बीते 40 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं। मुझे सब कुछ 100% याद है। कई बातें ऐसी होती हैं जो दिमाग में सदा के लिए घर कर लेती हैं। बस ऐसी ही एक बात समझिए। एक शाम मैं अपने कॉलेज से 2 बसें बदलती हुई थकी मांदी घर पहुंची। घर पहुंचते ही देखा माँ के माथे पर ज़बरदस्त त्योरियाँ पड़ी थीं। वे चीज़ें इधर उधर पटक रही थी और गुस्से में भन्ना रही थी। मुझे देखते ही बोली, तुम्हारा बाप है ना, वह भी हद करता है। हर रोज़ 4-4 बड़े बड़े पराठे बनाकर दफ्तर के लिए देती हूँ, फिर भी घर आकर भूख 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 ऐसा करता रहता है और वैसे घर में कुछ खाता नहीं है। न जाने दफ्तर में इसकी भूख को क्या हो जाता है, सांड जैसी हो जाती है। माँ को वैसे भी उन्हें कुछ पका कर देना अच्छा नहीं लगता था। मेरी माँ कमज़ोर भी थी और एक रईस बाप की बेटी थी। रंग तो उनका ढलती शाम जैसा था, पर थी बड़ी स्मार्ट। शादी से पहले बहुत जिंदा दिल, बहुत शौकीन। किताबें पढ़ने में तो इतनी दिलचस्पी थी कि पूरा 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया होगा। कोई दिन ऐसा ना बीता होगा जब हमारे घर ने, हमारे परिवार ने कोई जली हुई दाल या सब्जी ना खाई हो। हमारा सारा परिवार जले हुए फ्लेवर की दाल सब्जी खाने का आदी हो चुका था। मेरी माँ का रंग श्यामल और मिजाज तीखा और मेरे पापा का बिल्कुल विपरीत। पापा तो जैसे संगमरमर का बनाया एक फरिश्ता ज़मीन पर उतारा हो। बहुत ही खूबसूरत स्वभाव, गाय की तरह शांत, उस ज़माने के स्नातक और गज़टेड ऑफिसर। व्यक्तित्व ऐसा कि जो भी देखता
पापा के गुणों की तारीफ करते न थकता। जब हमारी माँ पापा पर जोर जोर से कड़वे तीर फेंकती तो वे चुपचाप घर से बाहर निकल जाते। एक दिन मैंने पूछा, पापा आपको माँ पर गुस्सा नहीं आता? तो वे बड़े सहज रूप में बोले, नहीं। मैंने कहा, क्यों नहीं आता गुस्सा? तो बोले कि जब तुम्हारी माँ बोलती है तो मैं समझता हूँ कि जैसे कोई जानवर भौंक। मैं तो हैरान रह गई। पापा जो इतना तोल तोल कर बोलते थे, उनके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मैं बहुत हैरान थी। मुझे याद है मैं 13 बरस की थी। मेरी छोटी बहन होने वाली थी। मैं अक्सर पापा से शिकायत करती, पापा देखो ना, माँ का पेट भी कितना बड़ा हो गया है और ये हर वक्त खाती भी रहती हैं। एक दिन माँ को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। बस हालांकि मेरी माँ पहले 3 बच्चों की माँ थी, फिर भी उन्होंने घर सर पे उठा लिया। कक्कड़ साहब जाओ, जल्दी डॉक्टर को बुला के लाओ, जल्दी डॉक्टर को बुला के लेके आओ। पापा बड़े प्यार से कहते रहे, स्नेह थोड़ा सब्र करो, क्योंकि अभी तो डिस्पेंसरी भी नहीं खुली, डॉक्टर कहाँ से मिलेगा। पर मेरी माँ नहीं मानी और आखिर पापा को डॉक्टर लाने भेज दिया। थोड़ी देर में पापा मुंह लटकाए वापस आ गए, क्योंकि डॉक्टर आई नहीं थी। लेकिन मेरी माँ दुश्मनों की तरह उनके पीछे पड़ गई और थोड़ी देर बाद फिर से पापा को साइकिल पर भेजा गया कि जाओ डिस्पेंसरी से डॉक्टर को लेकर आओ। जब पापा डिस्पेंसरी पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक सज्जन और पीछे से आ गए और उनके पास कोई मरीज़ जिसके जीने बचने का प्रश्न था, उसका सवाल लेकर आए थे। लेडी डॉक्टर ने पापा की ओर देखा मजबूरी से और पापा ने कह दिया, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप इनके साथ चली जाइए। और तो और बल्कि पापा लेडी डॉक्टर को अपनी साइकिल के पीछे बिठाकर उनके घर तक छोड़ कर आए। जब घर आए तो माँ का पारा तो शिखर पर पहुँचना ही था, लेकिन पापा बड़ी सहजता से समझाते रहे, स्नेह दूसरे आदमी की ज़रूरत हमसे ज़्यादा थी, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और सब ठीक हो भी गया, क्योंकि डॉक्टर समय से पहले ही हमारे घर पहुंच गई थी। आज तक मेरी माँ लेकिन उस 40 वर्ष पहले हुई घटना को दोहराती रहती है। मेरे पापा अपनी बीमारी की वजह से कहीं भी गिर पड़ते थे। उनका सारा शरीर बदन टांकों से भरा पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपनी उदारता कभी नहीं छोड़ी। एक दिन की बात है, मेरे पापा दिल्ली के एक चौरास्ते पर मिर्गी का दौरा उन्हें पड़ा और वे गिर पड़े। शाम के 5 बजे थे, भारी यातायात। हमारे पड़ोसियों ने उनको देखा गिरे हुए, लेकिन उनको उठाया नहीं। घर आकर हमें बताने लगे कि कक्कड़ साहब वहाँ गिरे पड़े हैं। अभी वो बता ही रहे थे कि एक गाड़ी आकर हमारे घर के सामने रुकी और उसमें से एक बड़ी रौबदार, कोई मद्रासी लगने वाली महिला निकली। ऐसा लगता था जैसे कोई मिनिस्टर है। उसने दरवाज़ा खटखटाया और मेरे पापा के खून से लथपथ कपड़े गीले हमें पकड़ाए और फिर बोली कि ये कक्कड़ साहब चौराहे पर गिरे पड़े थे। मैंने इनको उठाकर अस्पताल भेज दिया है, मेरे पीए और बाकी लोग इनके साथ हैं। मैं आप लोगों को लेने के लिए आई हूँ। हम उनके साथ अस्पताल गए। वहाँ देखा पापा की बुरी हालत थी, सिर फट गया था, दिमाग अंदर से नज़र आ रहा था। बहुत दुख भरा नज़ारा था, किंतु कुछ मिसेस अय्यर का असर था और कुछ मेरे पापा के अच्छे कर्मों का फल कि पापा कुछ घंटों में ही होश में आ गए। पापा कई दिन अस्पताल में रहे, 1-2 फ्रैक्चर और भी हो गए थे। हम रोज़ सुबह शाम पापा से मिलने के लिए अस्पताल जाते। इस बात को 1 सप्ताह हो गया था। अचानक एक दिन एक अपंग आदमी घिसटता रेंगता हमारे घर आया। हमारे पापा का आदेश था कि कभी कोई भूखा घर में आए, आटा या पानी मांगे तो उसे आदर के साथ अंदर लाओ, पंखे में बिठाओ, खाना खिलाओ, तब भेजो। इनके साथ भी हमने ऐसा ही किया। तो जब हमने उनको खाने के लिए कहा तो वह सागर सागर की रट लगाने लगे। सागर मेरे पापा का फर्स्ट नाम था। सागर से मिलना है, सागर बेटा कहाँ है, बार बार वो यही दोहरा रहे थे। आखिर हमने पूछा, आप कैसे जानते हैं उन्हें, उनका नाम कैसे जानते हैं? तो वो कुछ बोले नहीं, चुप हो गए
और फिर कहने लगे, मुझे सागर से मिलवा दीजिए, मुझे सागर बेटा की फिक्र है। मैं कितने दिन उनसे मिला नहीं हूँ। मैं इतने 3 मील दूर चल के उनको इस भयानक गर्मी में मिलने आया हूँ, मुझे उनकी चिंता है। मैंने बड़े प्यार से कहा, बाबा कोई काम है उनसे तो बताइए। बाबा चुप हो गए, कुछ कहने में जैसे हिचकिचाने लगे। मैंने फिर आग्रह किया, बताइए ना बाबा, मुझे बताइए क्या काम है आपको। फिर बाबा हिचकिचाते हुए बोले, बेटा मैं 7 दिनों से भूखा हूँ। पिछले 20 साल से सागर मुझे रोज़ाना 4 पराठे 2 सुबह और 2 शाम को देता है। यहाँ तक उनकी ये बात सुनकर हम सबकी आंखों में आंसू आ गए। यहाँ तक कि मेरी माँ, वो भी बहुत शर्मिंदा भी हुई और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन आज मेरी माँ की पिछले 20 साल की उलझन सुलझ गई थी। धन्यवाद।